वैली आउटर स्काई में एक विशाल बेसिन था। पूरा बेसिन एक विशाल कटोरे के आकार का था और यह अत्यधिक ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। बेसिन का परिदृश्य खुद बहुत कठोर और जटिल था। हर सिल्कवॉर्म फाइट इस वैली के अंदर होती थी। लिली और वीर सिल्कवॉर्म फाइट शुरू होने से ठीक पहले वैली पहुंचे। जब एक्सक्विजिट ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने वीर से कम एक लड़ाई हारने की उम्मीद की थी, लेकिन अगर उसने कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया होता तो वेरी हाई उससे और भी अधिक नफरत करते। आराम का समय समाप्त हो गया था। जब 11 सिल्कवॉर्म्स ने वैली में प्रवेश किया तो एक्सक्विजिट ने वीर से कुछ भी नहीं पूछा। उसने उसे कॉम्बैट के बेसिन में आगे बढ़ने की अनुमति दी। जिस क्षण वीर ने वैली में कदम रखा, पूरी वैली को एक विशाल बैरियर द्वारा सीमित कर दिया गया। बाईसेमा कॉम्बैटेंट्स की विनाशकारी शक्ति को वैली के भीतर सीमित रखेगा, लेकिन यह टेलीपोर्टेशन या कंटेस्टेंट्स के बॉडीज को नहीं रोकेगा। अगर सिल्कवॉर्म सील के बाहर टेलीपोर्ट करते हैं तो वे तुरंत लड़ाई हार जाएंगे। जब सिल्कवॉर्म फाइट शुरू हुए तो बहुत कम वेरी हाई लड़ाई देखने आए थे। केवल 12 सिल्कवॉर्म्स के मास्टर्स ही वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिए। वेरी हाई जो वेरी हाई सेंस का अभ्यास करते थे, उन्हें ऐसे कॉन्टेस्ट में शून्य रुचि थी और उनके समाज के अन्य सदस्यों के पास देखने के अन्य साधन थे। उन्हें घाटी तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। केवल सिल्कवॉर्म्स के मास्टर्स को लड़ाई को करीब से देखना पड़ता था। उन्हें उन लोगों के बैटल एक्सपीरियंस और ज्ञान को हासिल करने के लिए उस निकटता की जरूरत थी जिन्हें वे देख रहे थे। ये आखिरकार शुरू होता है। अब अगर अन्य 11 सिल्कवॉर्म्स वीर से मिलते हैं तो वे उससे लड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जैसे ही ली एक्सुई चेंग ने लड़ाई की तैयारियों की स्ट्रीम देखी, वो जंगली रूप से हंसा। जरूर, हमने वीर, जो केवल एक 9th टियर किंग है, को एक पावरफुल कंटेंडर में बनाया जो केवल शेल के बाद दूसरा है। हाफ-डी-फाइड सिल्कवॉर्म्स इसके बारे में खुश नहीं होंगे। यहां तक कि अगर हम अच्छे लोग थे तो भी ये उन्हें एक कंपेटिटिव मूड में डाल देता, है ना? लियू जेन ने अपनी आंखें छोटी की। वीर शेल तक पहुंचने से पहले ही बाहर हो सकता है। ली एक्सुई चेंग सहमत हुए और सिर हिलाया। वीर के वैली में प्रवेश करने के बाद उसे दूसरे सिल्कवॉर्म से टकराने की कोई जल्दी नहीं थी। वह एक पास के पहाड़ के चारों ओर उड़ता रहा जो ऊपर और नीचे घूमता था। वैली एक प्लैनेट जितना बड़ा था, लेकिन हाफ डी-फाइड्स या डी-फाइड्स के लिए उस तरह का एरिया बहुत बड़ा नहीं था। सिल्कवॉर्म्स के लिए एक दूसरे का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। अचानक वीर ने आगे शक्ति का एक प्रभावशाली उछाल महसूस किया। कोई पहले ही लड़ रहा था। यह शक्ति, क्या वह लूक स्काईवॉकर है? जैसे ही वीर ने उस शक्ति को महसूस किया, उसने ध्यान दिया कि वो कितना परिचित लगता है, और इसलिए वो जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां वो लड़ाई हो रही थी। कॉम्बैट का क्षेत्र उससे बहुत दूर नहीं था, और इसलिए वीर जल्दी से उनके युद्ध के मैदान के किनारे पहुंच गया। वहां उसने लूक स्काईवॉकर और एक्सट्रीम किंग के एक हाफ डी-फाइड को एक पहाड़ पर खड़े देखा। वे एक दूसरे को देख रहे थे। वे दोनों पूरी तरह से स्थिर थे। वीर, जो एकमात्र मूवमेंट देख सकता था, वो उनकी शक्तियों से आया था, जो बाहर फैल रही थी और उनके चारों ओर के पहाड़ों को हिला रही थी। वीर ने लूक स्काईवॉकर के प्रतिद्वंदी को पहचाना। उसे मिली जानकारी के अनुसार एक्सट्रीम किंग फेलो को ग्रू कहा जाता था। हालांकि वह किंग बाई के समान ब्लडलाइन का नहीं था। उसका किंग बॉडी बहुत मजबूत था, निश्चित रूप से किसी भी रॉयल चिल्ड्रन से कमजोर नहीं था। उसके पास एक 9 आर्मोर टैलेंट था और वह एक बहुत अनुभवी फाइटर था। वह एक बहुत कुशल स्वॉर्ड्समैन भी था। फिलहाल ग्रू वास्तव में शांत था और वह एक स्टील ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े हुए था। उसका शरीर एक पावरफुल स्वॉर्ड माइन के साथ फिजी हो रहा था और उसके वेपन के चलने से पहले उसका स्वॉर्ड माइंड लूक स्काईवॉकर के लिए आया था। यह इतना तेजी से आगे बढ़ा कि इसने अपने रास्ते में
बादलों को एक तरफ धकेल दिया। वीर ने भौहें सिकोड़ी। ग्रू का स्वॉर्ड माइंड उसके खुद के स्वॉर्ड माइंड से कमजोर नहीं था। आदमी निश्चित रूप से इसके साथ डीफाइड क्लास तक पहुंच गया था। वह केवल हाफ डीफाइड हो सकता था, लेकिन उसका स्वॉर्ड माइंड उल्लेखनीय रूप से विकसित था। ग्रू निश्चित रूप से एक बहुत पावरफुल हाफ डीफाइड था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वेरी हाई ने उसे एक सिल्कवॉर्म के रूप में चुना था। लूक स्काईवॉकर की उपस्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल था। कभी कभी ये आग की तरह उग्र होता था और अन्य बार ये पानी की तरह मुलायम होता था। इसने देखने वालों के लिए ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल कर दिया कि उसके पास किस तरह की शक्ति थी। ये भाग्यशाली है कि मुझे ये लड़ाई देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि मैं लूक स्काईवॉकर का अवलोकन कर सकता हूं और देख सकता हूं कि एक्सट्रीम इविल पाथ क्या कर सकता है। वीर ने युद्ध के मैदान से एक सावधान दूरी बनाए रखी ताकि वह लड़ाई में फंसे बिना अवलोकन कर सके। लूक स्काईवॉकर, मैंने तुम्हें यूनिवर्स में सबसे मजबूत नॉन डिफाइड कहा जाते हुए सुना है। मैं, ग्रू, ये देखने जा रहा हूं कि तुम्हारे एक्सट्रीम इविल पाथ में क्या खास है। ग्रू ने बोलते समय ठंडे तरीके से लूक स्काईवॉकर को देखा। ग्रू को लूक स्काईवॉकर एक सरल कारण से पसंद नहीं था। एक्सट्रीम किंग को यूनिवर्स की शीर्ष 3 जातियों में से एक माना जाता था, लेकिन उनके पास कोई भी हाफ डिफाइड्स नहीं थे जो स्काई पैलेस से लूक स्काईवॉकर जितना मजबूत हो। अब सिल्कवॉर्म बाउट्स ने उसे लूक स्काईवॉकर से लड़ने का एक मौका दिया था। सच कहूं, वो इस अवसर का लाभ उठाकर लूक स्काईवॉकर को मारना चाहता था। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे बहुत दयालु होते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि वे कमेंट्स सच नहीं हैं। यशस्वी एक्सट्रीम किंग की तुलना में मैं कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हूं। लूक स्काईवॉकर ठंडे तरीके से मुस्कुराया। हाँ, चलो लड़ते हैं और देखते हैं। ग्रू ने लूक स्काईवॉकर को इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई। उसका स्वॉर्ड माइंड उठा जैसे ही उसने अपनी स्टील ग्रेट स्वॉर्ड को पकड़ा और एक स्वॉर्ड लाइट आसमान में फैल गया, क्योंकि ये लूक स्काईवॉकर के लिए बढ़ाया गया था। सिल्कवॉर्म फाइट्स ट्रेजर्स के उपयोग की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए स्टील ग्रेट स्वॉर्ड ग्रू का जीन वेपन होना चाहिए। जैसे ही स्वॉर्ड हवा के माध्यम से चली, यहां तक कि वीर भी उसकी शक्ति से हैरान था। एक्सट्रीम किंग के स्वॉर्ड स्किल्स और स्वॉर्ड माइंड उसके खुद के स्वॉर्ड माइंड से बदतर नहीं थे, लेकिन वीर ने नहीं सोचा कि इस तरह का एक स्ट्राइक लूक स्काईवॉकर को हराने के लिए पर्याप्त होगा। उसने लूक स्काईवॉकर को घूर कर देखा। यह देखना चाहता था कि वह ऐसे हमले से कैसे निपटेगा। लूक स्काईवॉकर का बॉडी गतिहीन रहा। जब स्वॉर्ड लाइट नीचे आया तो लूक स्काईवॉकर ने दोनों हाथ बढ़ाए जैसे कि वो स्वॉर्ड लाइट को पकड़ना चाहता हो। स्वॉर्ड लाइट रुक गया जब ये लूक स्काईवॉकर के हाथों से टकराया, लेकिन स्ट्राइक की शक्ति बहुत महान थी। जबकि लूक स्काईवॉकर के हाथ हमले को रोकने में सफल रहे थे, ब्लो के कच्चे बल ने अभी भी उसके शरीर को पीछे धकेल दिया। पैंग! लूक स्काईवॉकर को वैली के बैरियर के माध्यम से पीछे धकेल दिया गया था। वो सिल्कवॉर्म फाइट हार गया। सिल्कवॉर्म बाउट में कुछ नियम थे, लेकिन एक नियम था जिसे सभी कंटेस्टेंट्स जानते थे। जो कोई भी पहले वैली छोड़ता है उसे आखिरी स्थान पर रखा जाएगा। लूक स्काईवॉकर वैली से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था और इसलिए वह नंबर 12 होने वाला था। वीर हक्का बक्का था। लूक स्काईवॉकर के साथ क्या गलत है? ग्रू बहुत मजबूत है, लेकिन लूक स्काईवॉकर उससे इतना कमजोर नहीं हो सकता है। वो उस हमले से कैसे उड़ गया? उसने निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा किया होगा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। भले ही वो पहला स्थान हासिल नहीं कर सका, लेकिन शीर्ष 5 तक पहुंचने से वो कई रिवॉर्ड्स कमा सकता था। वो सब कुछ क्यों फेंक देगा और हार मान लेगा? ग्रू को भी विश्वास नहीं हुआ कि लूक स्काईवॉकर इतना कमजोर था। आदमी को एक ही हमले से सील से परे लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन लूक स्काईवॉकर पहले ही वैली से बाहर था और ग्रू अब उसका पीछा नहीं कर सकता था। इसलिए एक्सट्रीम किंग ने अपना सिर मोड़कर वीर को देखा।
अगर लूक स्काईवॉकर ठीक से लड़ने के लिए बहुत डरपोक था तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। तुम भी स्काई पैलेस से हो। आखिरकार तुम्हारे लोगों के साहस का परीक्षण करना अच्छा होगा। ग्रू ने वीर के शरीर को देखा। वीर ने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। इससे पहले कि उसे यह भी एहसास होता कि क्या हुआ है, वो ग्रू का प्रतिद्वंद्वी बन गया था। लेकिन वीर ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। वह अभी भी पीछे हट सकता था जब तक कि उसने वैली नहीं छोड़ी। लेकिन वीर ग्रू की सीमा के भीतर रहा। उसने स्पेल्स 2 पिस्टॉल्स निकाली। वीर को हमला करने की तैयारी करते देखकर जो वेरी हाई लड़ाई देख रहे थे वे अचानक जागृत महसूस करने लगे। हालांकि कई वेरी हाई लगभग निश्चित थे कि वीर सिल्कवॉर्म बाउट हार जाएगा, फिर भी उन्होंने जीतने की एक छोटी सी आशा बनाए रखी। उन्होंने प्रार्थना की कि शायद अपने ट्रेजर्स के बिना भी वीर में अभी भी उस ओपी पावर का एक टुकड़ा हो जिसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया था। मैं ग्रू की शक्ति को 12 सिल्कवॉर्म्स में से मध्यम मानूंगा। वो अन्य सिल्कवॉर्म्स के खिलाफ पीसने के लिए एक वेटस्टोन हो सकता है और वो वीर की शक्ति का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। लियू ज़ेन वीडियो को घूरते हुए उत्साहित लग रहा था। ली एक्सुई चेंग घबराया हुआ लग रहा था जब उसने कहा, जब तक वीर पहला स्थान हासिल नहीं करता कोई भी अन्य रूपक सिंहासन का दावा कर सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि हमने अपने गैम्बल के साथ अति कर दी है। यहां तक कि ओपन स्काई एल्डर ने वीर के पहले स्थान पर समाप्त होने पर प्रसिद्ध ओपन स्काई ज्वेलरी को दाव पर लगा दिया। वो बहुत अजीब था। ओपन स्काई एल्डर जानता था कि ये सिल्कवॉर्म फाइट ट्रेजर्स के उपयोग की अनुमति नहीं देगी। वह अभी भी वीर के सर्वोच्च शासन पर दाव क्यों लगाएगा? अगर हम हारते हैं तो हम वो सब कुछ खो देंगे जो हमारे पास है। चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वीर पर जीतने के लिए दाव लगाता है। वह शेल के लिए एक मैच नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। लियू ज़ेन ऐसे बोले जैसे वह ली एक्सुई चेंग के साथ साथ खुद को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे। तथ्य यह है कि ओपन स्काई एल्डर ने वीर पर इतना भारी दाव लगाया था जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसी समय ओपन स्काई एल्डर मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने वीर और ग्रू को एक दूसरे के खिलाफ चौकोर होते देखा। ली क्यू, एक अन्य वेरी हाई एल्डर, ने ओपन स्काई एल्डर को देखा और कहा, तुमने वास्तव में वीर के इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर ओपन स्काई ज्वेलरी दाव पर लगा दिया। तुम्हें एहसास है कि यह पूरा इवेंट शेल के पक्ष में रिग्ड किया गया है ना? मुझे पता है। ओपन स्काई एल्डर मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति नहीं डिगी। अगर तुम जानते हो तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम बस ली एक्सुई चेंग और लियू ज़ेन को अत्यधिक मूल्य की एक वस्तु सौंप रहे हो। एल्डर ली क्यू ने ओपन स्काई एल्डर को देखा। ओपन स्काई एल्डर हंसे और कहा, तुम जानते हो कि मैं हमेशा ईवल ड्रैगन ऑर्ब चाहता था जो लियू ज़ेन के पिता का है। वो आइटम को काफी लालची ढंग से गार्ड करता है और मुझे इसे उधार देने से इनकार करता है। हालांकि इसलिए मुझे इसे प्राप्त करने का एक तरीका सोचने के लिए बॉक्स के बाहर सोचना पड़ा। अगर लियू ज़ेन ये बेट हार जाता है तो क्या वो वास्तव में अपने खुद पर ओपन स्काई ज्वेलरी की कीमत के मूल्य की सामग्री देने में सक्षम होगा? नहीं। इसलिए उसे जाकर अपने पिता से मिलना होगा। उसे निश्चित रूप से ईवल ड्रैगन ऑर्ब को छोड़ना होगा। लेकिन शेल के यहां होने पर वे कैसे हार सकते हैं? क्यू एल्डर समझ नहीं पाए कि ओपन स्काई एल्डर क्या सोच रहे थे। क्या होगा अगर शेल अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है? ओपन स्काई एल्डर ने बोलते समय दूसरे आदमी पर मुस्कुराया। पूरी ताकत पर नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्यू एल्डर ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। ओपन स्काई एल्डर हंसे और कहा, याद है जब शेल ज़ेनोजेनिक्स का शिकार करने के लिए डीमन ले गया था? मेरा एक बिजनेस मैटर था जो मुझे उसी समय वहां ले गया और वहां मैंने शेल को कुछ कीमती हाथ लगते देखा। उसे डीमन लेक से क्या मिला? क्यू एल्डर ने जोर से आश्चर्य किया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, क्या उसे डीमन फ्रूट मिला?
ओपन स्काई एल्डर ने सिर हिलाया और हंसे। मैंने शेल को अपने हाथों में डीमन फ्रूट पकड़े देखा और फिर मैंने उसे खाते हुए देखा। क्यू एल्डर ने शौक में वीडियो में वैली को देखा। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि शेल कहाँ था। जैसे ही उसने खोजा, उसने कहा, क्या इसका मतलब है कि शेल डीफाइड स्टेटस से गिर गया है? जरूर। डीमन फ्रूट एंटी मटीरियल वर्ल्ड का एक ट्रेजर है। यहां तक कि एक बॉन्डिफाइड भी इसके इफेक्ट्स का सामना नहीं कर सकता है। शेल को डीफाइड से किंग क्लास तक नीचे लाया गया है। डीमन फ्रूट का डीमन बेबी गॉड चमत्कारी चीजें कर सकता है, और भले ही शेल किंग क्लास बन गया है, उसकी क्षमता को एक स्तर बढ़ाया गया है। उसके पास पहले से ही एक 10 आर्मोर टैलेंट था। इसलिए डीमन फ्रूट प्राप्त करने के बाद उसने एक अन्य आर्मोर टैलेंट के लिए अपना डीफाइड लेवल बलिदान कर दिया। हालांकि उसका 11 आर्मोर टैलेंट किंवदंतियों में वास्तविक लोगों की तरह नहीं है। यह अभी भी एक बहुत दुर्लभ टैलेंट लेवल है। तुम्हें पूरे यूनिवर्स में इसके जैसा कोई और नहीं मिलेगा। रुकने के बाद ओपन स्काई एल्डर ने आगे कहा, अब जब उसने डीमन बेबी गॉड को ले लिया है, तो शेल को फिर से डीफाइड बनने में एक लंबा समय लगेगा। अब एक उच्च चांस है कि वीर ये लड़ाई जीतेगा। अगर तुम जानते थे कि क्या हुआ था, तो तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैंने अपना बेड बढ़ा दिया होता। मुझे लियू ज़ेन और ली एक्सयूई चेंग के लिए और समस्याएं पैदा करने में मजा आता। ओपन स्काई एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी भी गैम्बलिंग कर रहा हूं। हालांकि शेल अब डीफाइड नहीं है, फिर भी उसके पास एक डीफाइड की इच्छा शक्ति है। मुझे यकीन नहीं है कि वीर जीत सकता है। साथ ही अन्य सिल्कवॉर्म्स भी कमजोर नहीं हैं। सौभाग्य से लूक स्काईवॉकर ने सिल्कवॉर्म बाउट्स छोड़ दिया, अन्यथा वीर के पहले स्थान तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। कियो ने इसके बारे में सोचा और ये निष्कर्ष निकाला कि ओपन स्काई एल्डर सबसे अधिक संभावना में सही थे। हालांकि शेल अब डीफाइड नहीं था, वीर अभी भी पहला स्थान हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता था। ओपन स्काई एल्डर एक बेट बनाना चाहते थे, लेकिन इस लड़ाई का अंत अभी भी अनिश्चित था। ग्रू का स्वॉर्ड माइंड आसमान को हिला दिया। स्टील ग्रेट स्वॉर्ड वीर की ओर स्लैश करते हुए आया, जैसा कि यह पहले लूक स्काईवॉकर की ओर झूलता रहा था। अब जब वीर उस हमले का खुद सामना कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि यह कितना डरावना था। वो स्वॉर्ड माइंड गैलेक्सी को टकराती एक चाकू की तरह था। ऐसा लगता था जैसे एक पूरी गैलेक्सी अपने वजन के नीचे झुक सकती है, और वीर केवल अपने बॉडी के साथ उस स्ट्राइक का विरोध कर रहा था। लूक स्काईवॉकर उस स्वॉर्ड लाइट को रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने में सक्षम था। उसके बॉडी की फिटनेस मेरे बॉडी से कमजोर नहीं हो सकती। लूक स्काईवॉकर एक डरावना आदमी था। जैसे ही उसने हमले पर विचार किया, वीर का बॉडी खुद ही चल पड़ा। वह गायब हो गया और ग्रू का हमला अब खाली हवा की ओर स्लैश कर रहा था। वीर ने गॉड्स वांडर का उपयोग किया था। वीर ग्रू के दूसरी तरफ उभरा। हालांकि एक्सट्रीम किंग के स्वॉर्ड लाइट ने खुद को फिर से ओरिएंट कर लिया था और अभी भी उसकी ओर आ रहा था, तो वीर फिर से टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन फिर भी ग्रू का स्वॉर्ड लाइट उसे पकड़ने में सक्षम था। उसने कुछ और बार टेलीपोर्ट किया, लेकिन उसके किसी भी जंप्स ने ग्रू के हमले का पीछा नहीं छोड़ा। अजीब है, वो कैसे भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं कहां टेलीपोर्ट करता हूं? वीर ने सोचा, अपनी भौहें फर्रो करते हुए। उसका गॉड्स वांडर गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह अभी भी छोटी दूरी की जंप्स में बहुत अच्छा था। एक छोटी सीमा के भीतर वो कहीं भी जा सकता था जहां वह चाहता था। उसे केवल इसके बारे में सोचना था और वह वहां टेलीपोर्ट हो जाएगा जहां वह चाहता था। ग्रू उसके पीछे टेलीपोर्ट कर रहा था और किसी तरह से तालमेल बनाए रखने में सफल रहा था। यह तथ्य अकेले ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि आदमी कितना शक्तिशाली था। लेकिन वीर के पास ग्रू के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, और वह नहीं जानता था कि आदमी किस तरह की शक्तियों का उपयोग करता था।
वो इस सब के बारे में थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। ये क्यों हो रहा है? गुरु ये कैसे भविष्यवाणी कर सकता है कि गॉड्स वांडर वीर को कहाँ ले जाएगा? लिली भी चौंक गई थी। एक्सक्विजिट ने भौहें सिकोड़ी जब उसने 2 फाइटर्स का अध्ययन किया। अगर मेरा जजमेंट सही है तो गुरु यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वीर कहाँ टेलीपोर्ट कर रहा है। इसके बजाय वो वीर को अपने एरिया पावर से ट्रैक कर रहा है। एरिया पावर? क्या गुरु का एरिया एक स्वॉर्ड एरिया नहीं है? लिली ने याद करने की कोशिश करते हुए पूछा। गुरु की प्रोफाइल में यह कहा गया था कि उसका एरिया एक स्वॉर्ड एरिया था और उसका किंग बॉडी स्वॉर्ड बेस था। इसने उसके स्वॉर्ड स्किल्स को मजबूत बनाया। ये एक स्वॉर्ड एलिमेंट है, लेकिन ये एक बहुत ही विशेष स्वॉर्ड एरिया भी है। एक्सक्विजिट ने कहा। वीर टेलीपोर्टिंग करता रहा, लेकिन वह ग्रू के स्वॉर्ड लाइट से बच नहीं सका। उसने ग्रू और खुद के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए कहीं दूर टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। इस बार ग्रू समय पर पकड़ने में असमर्थ था। वीर को तुरंत एहसास हुआ कि ग्रू उसके मूवमेंट्स की भविष्यवाणी कैसे कर रहा था। अगर आदमी के हमले में किसी तरह का ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फंक्शन होता, जैसा कि वीर ने पहले माना था, तो हमला उसे पकड़ लेता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी दूर यात्रा की। तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल एरिया है। इसे क्या कहा जाता है? वीर ने ग्रू को देखते हुए पूछा। वह बता सकता था कि यह सब ग्रू की एरिया पावर का प्रभाव था। स्वॉर्ड हार्ट एरिया। मेरी स्वॉर्ड सीधे दिल के लिए जाती है। इस एरिया की शक्ति के तहत मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को अपने दिल में महसूस करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जाते हो। मेरे एरिया में कोई भी टारगेट मेरी स्वॉर्ड हार्ट की टारगेटिंग एबिलिटी से बच नहीं सकता। यहां तक कि अदृश्य दुश्मन और गिरगिट भी मेरे लिए दृश्यमान है। गुरु ने ठंडे तरीके से कहा। यूनिवर्स के अधिकांश वॉरियर्स मोमबत्तियों की तरह थे, लेकिन वेरी हाई के सिल्कवॉर्म्स तेज आग की तरह थे। वीर ने ग्रू के स्वॉर्ड स्किल्स का अवलोकन करने में अधिक समय बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे लड़ना पड़ा। वीर की उंगलियां फड़कने लगी और स्पेल्स ट्विन पिस्टॉल्स पागलपन से दहाड़ उठीं। तेजी से गोलियां उगल रही थी। ग्रू के हाथों में स्टील ग्रेट स्वॉर्ड हवा की तरह चमकी, हर गोली को आधा काट दिया। एक भी गोली अद्भुत स्वॉर्ड लाइट से बच नहीं सकी। एक भारी स्टील ग्रेट स्वॉर्ड शुद्ध बिजली के एक बोल्ट की तरह ग्रू के चारों ओर घूमता था। ये कुछ अच्छे स्वॉर्ड स्किल्स हैं। वीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तारीफ की। ग्रू के स्किल्स लोन बैम्बू की टैलेंट से हीन थे, लेकिन वीर ने इस तथ्य की सराहना की कि ये टेक्निक्स अविश्वसनीय रूप से स्टेबल थे। हर मूवमेंट का कठोरता से अभ्यास किया गया था और इसे एक सॉलिड स्टांस के साथ उपयोग किया जा सकता था। आदमी अपने स्किल्स की अधिकतम क्षमता को जारी कर रहा था। यह वह तरीका था जिससे किसी को हमेशा अपने स्वॉर्ड स्किल्स का अभ्यास करना चाहिए। यह कमजोर होने पर किसी मजबूत को हराने का एक तरीका था, या एक प्रतिद्वंदी का सामना करना जो हाई ग्राउंड पर था। ये वो रणनीतियां थी जिन्हें कमजोर लोगों को हमेशा अपनाना चाहिए। सॉलिड होना और दुश्मनों को कुचलने के लिए वास्तविक शक्ति का उपयोग करना, प्रतिद्वंद्वियों को लड़ने का मौका देने से इनकार करने के लिए डिसेबल करना, वह तलवार का उपयोग करने का वास्तविक तरीका था। ये अच्छे स्वॉर्ड स्किल्स नहीं है, ग्रू ने कहा। मैंने 5 साल की उम्र में एक ब्लेड के साथ अभ्यास करना शुरू किया। जब मैं 30 साल का हुआ तो मेरे स्वॉर्ड स्किल्स अभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। लोग हमेशा सोचते थे कि मैं गूंगा हूं और स्वॉर्ड क्राफ्ट के लिए अयोग्य हूं। लेकिन मेरे पास एक स्वॉर्ड किंग बॉडी है। अगर मैंने एक स्वॉर्ड के साथ अभ्यास नहीं किया तो यह बर्बाद हो जाएगा, और इसलिए मैंने ट्रेनिंग जारी रखी। अब 46 साल हो गए हैं और मेरे स्वॉर्ड स्किल्स अभी भी अच्छे नहीं हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर हूं, लेकिन फिर भी यह मुझे अच्छा नहीं बनाता। अगर तुम उसका उपयोग कर रहे हो जो तुमने सीखा है, तो मेरा विश्वास करो जब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम पहले ही काफी अच्छे हो। बहुत से लोग इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।
वीर जानता था कि एक स्वॉर्ड स्किल को उसकी अधिकतम क्षमता तक उपयोग करना एक ब्रांड न्यू स्वॉर्ड स्किल बनाने से कठिन कारनामा था। प्रेरणा के क्षणों में नई स्वॉर्ड स्किल्स कभी कभी बनाई जा सकती है, लेकिन एक मौजूदा स्वॉर्ड स्किल का उत्कृष्ट उपयोग करना वातावरण की परवाह किए बिना अनगिनत घंटों के अभ्यास और ट्रेनिंग में लगेगा। इसमें बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, उनके हाथ चलना कभी नहीं रुके। सोर्ड्स, फ्लैशेस और गनफायर की आवाज आई। वे बार बार एक दूसरे से टकराते रहे। वीर की गोलियां गिर रही थी और ग्रू की स्वॉर्ड लाइट्स अपने प्रतिद्वंदी को छूने में असमर्थ थी। मैं इस ग्रू के इतना अच्छा होने पर विश्वास नहीं कर सकता। उसके स्वॉर्ड स्किल्स उत्कृष्ट हैं। वेरी हाई के बीच भी ये स्वॉर्ड स्किल्स सर्वश्रेष्ठ में से होने चाहिए। ली एक्सुई चेंग हंस पड़े। ग्रू एक लेट ब्लूमर था। लियू जेन ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही उसके पास पेगासस की गति नहीं है, वो इतना स्टेबल है कि ऐसा है जैसे उसने दुनिया के सभी खतरों का सामना किया है। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी उससे काफी मजबूत नहीं है, तो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर एक्सट्रीम किंग ने उसे एक गार्ड के रूप में उपयोग किया, तो उनके बेसिस पत्थर की तरह मजबूत होंगे। ये हमारे लिए भाग्यशाली है कि वीर पहले ग्रू से टकराया। ग्रू की स्टेबिलिटी के साथ उसे वीर की शक्ति के हर औंस को बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। भले ही ग्रू हार जाए, अन्य सिल्कवॉर्म्स को पता चलेगा कि वीर से क्या उम्मीद करनी है। वे उसकी शक्तियों को जानेंगे और वो थका हुआ होगा। ली एक्सुई चेंग अब सहज महसूस कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक आदमी शेर के सिर और एक इंसान के शरीर के साथ खड़ा था। वो वीर और ग्रू को देख रहा था जब उन्होंने अपनी लड़ाई की। ऐसा लगता है कि वीर उतना प्रतिभाशाली नहीं है जितना किंवदंतियां घोषणा करती है। ट्रेजर के बिना वो आदमी लगभग बेकार है। एक फॉक्स वुमन हंसने लगी जब वो शेल के बगल में चलकर आई। शेल गंभीर लग रहा था जब उसने कहा, ग्रू का स्वॉर्ड स्किल किंग पाथ स्वॉर्ड है, फिर भी वीर अपनी चालों को खुलासा किए बिना उससे लड़ रहा है। केवल यही साबित करता है कि वह कितना मजबूत है। यहां तक कि मेरा 9th टियर किंग बॉडी भी हाफ डिफाई ग्रू के लिए मेरे मूवमेंट्स को खुलासा कर सकता है। फॉक्स वुमन हंसी और कहा, तुम केवल किंग क्लास में गिर गए हो, क्या तुम्हारी बॉल्स भी सिकुड़ गई? निडर शेल कहा गया, क्या तुमने उसे देखा है? यहां तक कि वीर, जो केवल एक 9th टियर किंग है, तुम्हें इतनी गंभीरता से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं लायन हार्ट के डेस्टिनी का एम्बॉडीमेंट करता हूं। मैं उत्कृष्ट सटीकता और देखभाल के साथ सब कुछ करता हूं। मैं हार सकता हूं, लेकिन मैं अपनी खुद की लापरवाही के कारण विफल नहीं होऊंगा, शेल ने एक कठोर आवाज में कहा। फॉक्स वुमन ने आंखें घुमाई। उसने शेल को देखा और कहा, वैसे भी तुम वीर की शक्ति के बारे में क्या सोचते हो? क्या वो ग्रू को हरा सकता है? ग्रू मजबूत है, लेकिन वीर उसे हरा सकता है, शेल ने जवाब दिया। अगर ग्रू मजबूत है, तो वीर क्यों जीतेगा? फॉक्स वुमन ने रुचि दिखाते हुए पूछा। वह जीत सकता है या वो हार सकता है। शेल ने वे 6 शब्द बोले और बात करना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या? तुम दोनों में से कौन मजबूत है, तुम या वीर? फॉक्स वुमन ने शेल को देखा, उसके थॉट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करते हुए। शेल नहीं हिला। हमने पहले कभी नहीं लड़ा, तो कौन बता सकता है कि क्या होगा? युद्ध के मैदान पर वीर और ग्रू ने एक दूसरे के खिलाफ हजारों चालें चली थी, लेकिन फिर भी वीर को ग्रू को हराने का एक तरीका नहीं मिला था। वीर को स्वीकार करना पड़ा कि ग्रू उसके लिए बहुत स्टेबल था। वीर ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर वह इस तरह लड़ता रहा, तो वह आदमी की कमियों को खोजने से पहले बूढ़ा होकर मर जाएगा। कौशल के माध्यम से ग्रू को हराना असंभव लगता था। अगर एजिलिटी उसके खिलाफ काम नहीं करती, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस तरीके से अधिक सीधे पहुंचना होगा। वीर टेलीपोर्ट हो गया, जिससे उसके और ग्रू के बीच कुछ दूरी स्थापित हो गई। ग्रू, मैं वास्तव में तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल्स की सराहना करता हूं।
लेकिन हमें अपने बीच एक विजेता निर्धारित करना होगा। इसलिए मुझे माफ करना। वीर ने स्पेल्स गन्स उठाई और ग्रू पर निशाना साधा। तुम सक्षम हो, उन सभी चालों का उपयोग करो। ग्रू ने अपनी स्टील ग्रेट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। उसका चेहरा शांत लग रहा था। ऐसा था जैसे आसमान के टूटने या पृथ्वी के टूटने पर भी वह नहीं हिलेगा। वीर और एक्सट्रीम किंग दुश्मन थे, लेकिन वीर ने अभी भी अपने दुश्मन की सराहना की। ग्रू एक मजबूत चरित्र था, और अगर वह एक्सट्रीम किंग के बीच एक नेता बन गया तो उनकी दौड़ को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कितना शर्म की बात है, एक्सट्रीम किंग को किंग बाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ग्रू को कोई मौका नहीं मिलेगा, वीर ने खुद से सोचा। उसने स्पेल को ग्रू पर निशाना बनाया और ट्रिगर खींचा। पैंग! एक गोली बंदूक से एक चीख के साथ बाहर निकली जो अंतरिक्ष के खुद टूटने जैसा लग रहा था। गोली सीधे ग्रू के लिए बढ़ रही थी और ग्रू जम गया था। उसने पहले एक हाथ से तलवार पकड़ी थी, लेकिन अब उसने इसे 2 हाथों से ध्यान से पकड़ा। उसने चिल्लाया और गोली पर झूलने के लिए स्टील ग्रेट स्वॉर्ड को अपने सिर के ऊपर लाया। एक स्वॉर्ड लाइट अंधा कर देने वाली तीव्रता के साथ चमकी क्योंकि इसने गोली को मारा। स्वॉर्ड स्ट्राइक ने अपना टारगेट ढूंढ लिया, लेकिन गोली आधे में विभाजित नहीं हुई। इसके बजाय ये फट गई। बूम! ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट जैसा था। इसे देखना सीधे सूरज में घूरने जैसा था। इसने ग्रू और अधिकांश भूमि को ढक लिया। जब विस्फोट आखिरकार फीका पड़ गया तो पहाड़ में एक विशाल छेद फट गया था। ग्रू गड्ढे में लेटा हुआ था, खून में भीगा हुआ था। उसके अंग सब चले गए थे और घावों ने उसके शरीर के हर इंच को ढक लिया था जो बचा था। क्या भयानक शक्ति! दर्शकों को शौक लगा। एक 9th टियर किंग ने हाफ डिफाइड ग्रू को हराने के लिए अपनी शुद्ध शक्ति का उपयोग किया था। वह आश्चर्यजनक था। फॉक्स वुमन ने आह भरी। तुम सही थे। ग्रू बहुत स्टेबल है, लेकिन उसके पास मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए आवश्यक अत्यधिक शक्ति की कमी है। वह हाई ग्राउंड वाले प्रतिद्वंदी को गिरा नहीं सका। उसे उससे कमजोर कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन जब वह उससे मजबूत प्रतिद्वंदी से मिलता है तो उसमें उन्हें हराने का तरीका खोजने की सरलता की कमी होती है। ऐसा लगता है कि वीर जितना मैंने सोचा था उससे अधिक मजबूत है। यहां तक कि अगर मैं हाफ डिफाइड होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से उसे दबाने में सक्षम होता। शेल ने सोच समझ कर कहा। वीर ने खून से लथपथ लेकिन भीत कमरान ही ग्रू को नीचे देखा। वह एक अंतिम शॉट के साथ उसे खत्म करने जा रहा था। वह एक्सट्रीम किंग के साथ अच्छे संबंधों में नहीं था, और ग्रू जैसा कोई व्यक्ति निश्चित रूप से उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यह केवल आगे जाकर परेशानी पैदा करेगा। वह जानता था कि उसे आदमी को वहीं खत्म करने की जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ कर पाता, भारी घायल ग्रू के बगल में एक शैडो दिखाई दी। आदमी ने वीर को देखा, ग्रू को पकड़ा और युद्ध के मैदान से दूर टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो गया। वीर को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि ग्रू को दूर ले जाने वाला वेरी हाई वही आदमी था जिसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कितना शर्म की बात है, वीर ने खुद से सोचा। वीर वास्तव में एक लेजेंडरी डूड है। एक गोली की शक्ति ग्रू को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। ईमानदारी से कहूं, इससे हमें शर्मिंदा महसूस होना चाहिए, एक आते हुए फिगर ने कहा। हालांकि जब वीर मुड़ा तो उसने एक से अधिक व्यक्ति देखे। वक्ता का पीछा करते हुए 3 लोग थे। तुम लोग क्या चाहते हो? वीर ने चारों लोगों को देखते हुए पूछा। उसने उन्हें उस इंफॉर्मेशन बुकलेट में देखा था जो उसे दिया गया था। क्रू का नेता एक्सट्रीम किंग से था। शेष 3 में से एक एक्सट्रीम किंग था और अन्य 2 अन्य जातियों से संबंधित थे, अगर उन्हें सिल्कवॉर्म्स के रूप में लिया गया था। हालांकि तो यह स्पष्ट था कि वे दुश्मन नहीं थे जिन्हें वीर हल्के में ले सकता था। तुम मजबूत हो, लेकिन हम एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए
हमें तुम्हें वैली छोड़ने के लिए कहना होगा, अग्रणी एक्सट्रीम किंग आदमी ने कहा। उसके बाद 4 सिल्कवॉर्म्स ने वीर को घेर लिया। हालांकि वेरी हाई ने कभी सुझाव नहीं दिया कि सिल्कवॉर्म्स को टीम बनानी चाहिए। सहकारी लड़ाइयां वर्जित नहीं थी और कोई नियम नहीं थे जो बताते थे कि सिल्कवॉर्म्स को एक पर एक लड़ना चाहिए। अगर चीजें हर समय एक पर एक होनी होती तो सभी 12 सिल्कवॉर्म्स को एक ही वैली में चिपकाने का कोई कारण नहीं होता। वेरी हाई केवल अपने सिल्कवॉर्म्स के फाइटिंग एक्सपीरियंस से सीखना नहीं चाहते थे। वे सीखना चाहते थे कि गर्म आदान प्रदान के दौरान दिमाग का क्या होगा, ताकि वे निर्धारित कर सके कि कौन से इफेक्ट्स उपयोगी थे और कौन से नहीं थे। यह वेरी हाई को भविष्य में खुद को कैसे व्यवहार करना है यह निर्धारित करने में मदद करेगा। क्या तुम सिर ऊंचा करके जाओगे या क्या हमें तुम्हें एक बॉडी बैग में घर भेजना होगा? एक मैंटिसमैन ने वीर से कटाक्ष करते हुए पूछा। वीर हंसे और कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे धमकी दे सकते हो क्योंकि तुम संख्या में अधिक हो। वीर, क्या तुम ये मानने के लिए इतने भोले हो कि हम तुम्हारे साथ एक पर एक लड़ेंगे? मैंटिसमैन ने अपने चेहरे पर एक घृणित भाव के साथ कहा। वो और वीर दोनों छोटी जातियों से थे। उस सामान्य बात के बावजूद वीर पूरे यूनिवर्स में एक प्रसिद्ध फेलो था। यहां तक कि वेरी हाई के बीच भी उन्हें बहुत प्रतिष्ठा का एक फिगर माना जाता था। मैंटिसमैन की पृष्ठभूमि वीर के समान थी, लेकिन उसने कभी भी लाइमलाइट में समय नहीं बिताया था। प्रसिद्धि की उस कमी के कारण वह वीर से काफी नफरत करता था। यह ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें थोड़ी सलाह दे रहा हूं। अगर तुम मुझे धमकी देना चाहते हो तो तुम 4 पर्याप्त नहीं होंगे। तुम्हें जाना चाहिए और अपनी किस्मत को धक्का देने से पहले कुछ और लोगों को भर्ती करना चाहिए। वीर ने चुपचाप कहा, क्या मूर्खता। चलो खैर, हमें दिखाओ कि तुम कितने अच्छे मानते हो कि तुम हो। मैंटिसमैन ने ठंडे तरीके से गुर्राया, जैसे ही एक बैंगनी और लाल मैंटिस आम अचानक अंतरिक्ष के कपड़े को तोड़कर निकल गई। ये आगे झपटा, वीर पर नीचे गिरा। मैंटिसमैन के पास स्पेस पावर थी। जहां भी मैंटिसमैन का आर्म गया, उसके जागने में एक लंबा मार्क छोड़ गया। वीर पीछे हट गया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर द्वारा कब्जा किया गया अंतरिक्ष विकृत हो गया था। हालांकि वह लगभग 1000 मीटर चला गया था। मैंटिसमैन उससे दूर नहीं था। वीर ने भौहें सिकोड़ी। उसने किनारे की ओर देखा और उसने एक एक्सट्रीम किंग व्यक्ति को एक अजीब एरिया पावर जारी करते देखा। उसने सोचा कि ये एरिया पावर होनी चाहिए जो उसके चारों ओर के डायमेंशंस को विकृत कर रही थी। जैसे ही मैंटिस आर्म नीचे आया, वीर ने स्पेल्स टू पिस्टॉल्स का उपयोग मैंटिस साइड पर निशाना साधने के लिए किया। डागा। वीर की शक्ति से मैंटिस आर्म का मुकाबला करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वे एक दूसरे से टकराए तो वीर ने अपने खिलाफ आने वाली शक्ति की एक आश्चर्यजनक मात्रा महसूस की। वो कुछ कदम पीछे हटा और उसके हाथों में दर्द हुआ। वो लगभग उन 2 पिस्टॉल्स पर कसकर पकड़ खो बैठा। वीर की आंखें मैंटिस की ओर झपकी। एक अजीब सुनहरी रोशनी मैंटिस आर्म को ढक रही थी। वो सुनहरी रोशनी वास्तव में सभी 4 हवडीफाइड पर चमक रही थी। एक्सट्रीम किंग में से एक विशेष रूप से तेज चमक रहा था। वह निस्संदेह उसकी एरिया पावर थी। इससे पहले कि वीर प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी ओर एक एरो बढ़ रहा था। यह आइची से एक हवडीफाइड था। आइची पैदाइशी आर्चर्स थे, इसलिए एक बो के साथ उनकी टैलेंट्स अनुकरणीय थी। वीर अकेले 4 लोगों से लड़ रहा था, जिसने उसे एक काफी नुकसान में डाल दिया। 4 हवडीफाइड फाइटर्स सभी मिलकर अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर रहे थे। मैंटिसमैन के पास एक दुर्लभ स्पेस पावर थी जो अंतरिक्ष को एक साइड के साथ तोड़ सकती थी, जो व्यावहारिक रूप से अविनाशी थी। एक्सट्रीम किंग फाइटर्स में से एक अंतरिक्ष में हेरफेर कर सकता था, जबकि दूसरा अपने साथियों के बॉडीज को बफ कर सकता था। उन्होंने वीर के मूवमेंट्स को प्रतिबंधित किया, जबकि साथ ही साथ उनके बॉडीज को मजबूत बनाया।
आईची आर्चर सोने पर सुहागा था। उसके पास बो के साथ एक डरावनी दक्षता थी। वह दूर से वीर को परेशान करता रहा और उसका एरिया अन्य तीनों की गति को बफ कर सकता था। क्योंकि अंतरिक्ष को कभी कभी छोटा या लंबा किया जाता था, वीर ने खुद और अपने दुश्मनों के बीच जो दूरी बनाए रखी थी वो अब भरोसेमंद नहीं थी। जिन हमलों से वो बच सकता था वे अब टालने योग्य नहीं थे। जिन दूरियों पर वह दुश्मन पर हमला कर सकता था उन्हें लंबा कर दिया गया, जिससे वह उन्हें छूने से रोका गया। हालांकि वीर मजबूत है, अन्य सिल्कवॉर्म्स भी बहुत मजबूत हैं। वह अकेले 4 लोगों से लड़ रहा है। यहां तक कि मैं एक वेरी हाई वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक वीर है, लियू ज़ेन ने ठंडे तरीके से कहा। लिली और एक्सक्विजिट ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि वे वीर के दिल को महसूस कर सकते थे। हालांकि ऐसा लगता था कि वीर को हर मोड़ पर दबाया और संयत किया जा रहा था। वे महसूस कर सकते थे कि वीर का दिल एक शांत कुएं जैसा था। उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास था। हालांकि उन्होंने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि वीर का संयोग कहां से आया था। वे जानते थे कि वीर की स्थिति उतनी भयानक नहीं थी जितनी लगती थी। एक एरो सीधे वीर के चेहरे की ओर उड़ रहा था और एक स्वॉर्ड लाइट वीर की कमर पर आ रहा था। मैंटिस आर्म और स्पेल्स पिस्टॉल टकराए, वीर को कुछ 100 मीटर पीछे भेज दिया। जुड़ाव का हर सेकंड वीर को एक नई जीवन और अमृत्यु स्थिति में डाल दिया। ऐसा लगता था कि अगर मैंटिस मैन और अन्य लोगों ने बस थोड़ा और कठिन काम किया तो वे वीर को हरा सकते थे। लड़ाई भयंकर रूप से उग्र थी। वीर पर कई एरियाज, नाइफ लाइट्स और स्वॉर्ड शैडोज द्वारा हमला किया गया था, और इस सब के बावजूद वो उस सब कुछ को रोक रहा था जो उस पर फेंका गया था। वह 4 लोगों के हमलों का मुकाबला कर रहा था। शुरुआत में वीर के उन 4 हमलावरों को फायदा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने शौक के साथ महसूस किया कि वीर पर उनके संयम कमजोर और कमजोर हो रहे थे। वे अब उसे अपने एरियाज के भीतर सीमित नहीं रख सकते थे। अंत में वीर आसानी से उन 4 को एक ही समय पर जुड़े हुए था। वह अपनी मर्जी से हमला और रक्षा करने में सक्षम था। इस आदमी की बैटल टैलेंट्स बहुत डरावनी है, फॉक्स वुमन ने कहा। वो वीर को लड़ते हुए देख रही थी, हैरान थी। 4 सिल्कवॉर्म्स में से प्रत्येक उतना ही मजबूत था जितना वह थी, लेकिन वीर उन 4 से स्थिरता के साथ लड़ सकता था, और वह केवल एक 9th टियर किंग था। मैंने केवल यही सुना है कि क्रिस्टलाइसस स्मार्ट थे। मैं कभी विश्वास नहीं करता कि उनके शरीर इतने मजबूत हो गए हैं, फॉक्स वुमन ने शौक के साथ कहा। वह उसकी शक्ति का समग्रता नहीं है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी क्षमताओं का एक पहलू है। वह कोई ब्रेनलेस क्रीचर नहीं है जो इस लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति फेंक रहा है। शेल ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम अभी भी उसे हराने में सक्षम होंगे? फॉक्स वुमन ने रुचि के साथ शेल को देखा। मैं नहीं हारूंगा, शेल ये कहते समय हमेशा की तरह दिखा। 4 हफ्डी फाइट्स को पता नहीं था कि क्या करना है। वे सभी वीर से लड़ रहे थे, लेकिन वे उसे हरा नहीं सके, और इसके ऊपर वो हावी हो रहा था। वे हफ्डी फाइट्स में सबसे अच्छे थे, और वे सभी असाधारण शक्ति रखते थे। आमतौर पर वे यूनिवर्स में किसी भी हफ्डी फाइट के साथ मुकाबला कर सकते थे। हालांकि अब वे एक 4 बनाम 1 लड़ाई हार रहे थे, और उनका प्रतिद्वंद्वी केवल एक 9th टियर किंग था। यह कहना कि वे शौक में थे एक अल्पमत होगा। लिली और एक्सक्विजिट भी शौक में थे। वे वीर की शक्ति को महसूस कर सकते थे। वे ये भी अनुभव कर सकते थे कि उनके जूतों में होना कैसा था, जिस तरह से वो लड़ रहा था। अजीब बात यह थी कि वीर को केवल अपने जीन आर्ट्स और अपने बॉडी के साथ लड़ने में कोई रुचि नहीं थी। यह अधिक था जैसे वो शतरंज का एक खेल खेल रहा था। उसे खेलते हुए देखना आसान था, और हर व्यक्तिगत चाल सरल थी। फिर भी उसकी समग्र रणनीति को दोहराने के लिए उन सभी चालों को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आपको अभी भी इसका अभ्यास खुद करना पड़ा।
लड़ने का ये तरीका वेरी हाई सेंस के काफी समान है, लेकिन वीर ने केवल अंडर द स्काई सीखा है। उसने टेक्स्टलीज बुक का पूरा हिस्सा भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वह यह सब कर सकता है। उसकी टैलेंट देखने में डरावनी है, लिली ने कहा। एक्सक्विजिट ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छी बात है। यह वास्तव में हमें वेरी हाई सेंस के साथ अपनी दक्षता विकसित करने में मदद करेगा। यह कुछ ऐसा है जो अन्य सिल्कवॉर्म्स कभी नहीं कर सकते हैं। पैंग! एक गोली मैंटिसमैन के हाथ से टकराई और ब्रेक 6 स्काइज की डरावनी शक्ति के साथ फट गई। इसने मैंटिसमैन को दूर उड़ा दिया, यहां तक कि उसका एक्सोस्केलेटन भी दरारों से ढका हुआ था और उनमें से खून रिसना शुरू हो गया। ये चारों ग्रू की तरह नहीं थे, उनके लड़ने के तरीके में कमियां थी। वीर को आखिरकार अपने दुश्मनों और खुद के बीच एक दूरी बनाने का एक अवसर मिला। उसकी स्पेल पिस्टॉल्स बिना किसी राहत के फायर करना शुरू कर दिया। अधिकांश लड़ाई के लिए वीर ब्रेक 6 स्काइज का उपयोग करने के लिए उनके बहुत करीब था। उसे डर था कि वो खुद को उड़ा देगा, इसलिए उसने अपनी गोलियों को ईंधन देने के लिए कम विनाशकारी जीन आर्च का उपयोग किया। लेकिन अब जब उसके पास कुछ दूरी थी, तो उसे अब खुद को घायल करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। गोली चलाई गई। 4 हवडीफाइड्स के करीब एक डरावनी शक्ति फट गई। उन्होंने अपने सिरों पर अपनी बाहें फेंक दी और चूहों की तरह भाग गए। उन्होंने अब वीर के करीब आने की हिम्मत नहीं की। ब्रेक 6 स्काइज की शक्ति से युक्त एक गोली ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे सामना करने का जोखिम उठाएंगे। उन्होंने अब लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वे जितनी तेज भाग सकते थे, भाग गए, उस त्रिज्या को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जहां से वीर उन पर हमला कर सकता था। हालांकि वीर ने उनका पीछा नहीं किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वे काफी दूर नहीं हो गए, फिर अपने हाथों को एक साथ मिला लिया। उसने 2 स्पेल पिस्टॉल्स को जोड़ा और उन्हें एक स्नाइपर राइफल में बदल दिया। वीर ने बंदूक उठाई और मैंटिसमैन पर निशाना साधा। उसने ट्रिगर खींचा। पैंग! एक गोली हवा के माध्यम से उड़ी और मैंटिसमैन ने अपनी ओर आने वाली शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि वह इसे रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता। वह पहले केवल एक्सट्रीम किंग एरिया द्वारा प्रदान किए गए बूंस के कारण वीर की शक्ति को पीछे हटाने के लिए अपने मैंटिस आर्म का उपयोग करने में सक्षम था। लेकिन अब उसके सभी सहयोगी दृश्य से भाग गए थे। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे के एरियाज के बफ्स और बूंस के बिना वीर से लड़ने की हिम्मत नहीं की। पंख अचानक मैंटिसमैन की पीठ से फैल गए, उसे एक पल में 1 किलोमीटर दूर ले गए। उसने सोचा कि उसने सफलतापूर्वक गोली को चकमा दे दिया है, लेकिन गोली हवा में मुड़ गई और उसका पीछा किया। यह तेज भी होता लग रहा था। मैंटिसमैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हवा के माध्यम से घूमना और मोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसने जो कुछ भी किया, वीर के हमले ने एक हीट सीकिंग बुलेट की तरह उसका पीछा किया। यह लगातार तेज होता गया क्योंकि इसने उसका पीछा किया। यह किसी भी सेकंड में मैंटिसमैन को पकड़ने और मारने जा रहा था। मैंटिसमैन ने दांत पीसे और एक पहाड़ के पीछे शरण ली। वो मुड़कर अपने पीछे के पहाड़ को घूरने लगा। पैंग! गोली विस्फोट किए बिना सीधे पहाड़ से गुजर गई। एक पल में यह मैंटिसमैन के सामने थी। मैंटिसमैन ने गोली के पहाड़ को उड़ाने के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन गोली अक्षुण्ण होकर गुजर गई थी। वो शॉक में था। मैंटिसमैन ने अपनी बाहों को खुद के सामने पार किया। उसने अपने डिफेंसेस में पहले से कहीं अधिक शक्ति डाली, फिर आने वाली गोली का मुकाबला करने के लिए एक डरावनी शक्ति जारी की। पैंग! गोली अविनाशी मैंटिस आर्म्स के माध्यम से छेदी, फिर सीधे मैंटिसमैन के सिर में चली गई। फिर उसका सिर फट गया। जैसे ही मैंटिसमैन जमीन पर गिरा, अन्य सिल्कवॉर्म्स और दर्शकों ने अपने पेट मकते हुए महसूस किया। मैंटिसमैन अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हवडीफाइड्स में से एक था। वीर ने उसे गोली मार दी और मार डाला जब वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था।
वो गोली इतनी अजीब और इतनी शक्तिशाली थी कि इसे देखने वालों को शौक महसूस हुआ। उसके पास क्या जीन आर्मामेंट है? ये इतना अजीब क्यों है? ये इतना मजबूत कैसे है? ये पहाड़ और मैंटिस आर्म से गुजर गया और फिर भी मैंटिस को मार डाला। ली एक्सुई चेंग ने भौहें सिकोड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है, वह अभी भी एक डीफाइट जितना मजबूत नहीं है। लियू ज़ेन का घूरता हुआ चेहरा उसके शब्दों की हताशा को धोखा दे रहा था। ओपन स्काई एल्डर हंसे और कहा, ऐसी शक्ति उसे डीफाइड होने के करीब लाती है। शेल को हराना उसके लिए पहले संभव नहीं लगता था, लेकिन शेल को किंग क्लास तक कम कर दिया गया है। इस तरह की एक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वीर के साथ एक अच्छा चांस है कि वह जीत सकता है। हर कोई वीर की डरावनी गोली से शौक में था। अन्य 3 हवडीफाइड्स पहले से कहीं तेज भागे। वे वीर के उन्हें भी गोली मारने से डरते थे। वे जो नहीं जानते थे वो ये था कि वीर में उस तरह का दूसरा हमला फायर करने की शक्ति की कमी थी। वो केवल हार्ट कनेक्शन की शक्ति को आजमाना चाहता था। हालांकि वीर ने ऐसा करने में अपनी पूरी शक्ति खत्म कर दी थी। उसके पास उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए जो आवश्यक था उसकी कमी थी। म्यूटेंट ज़ेनोजेनिक किंग का शिकार किया, ब्रेक स्पेस मैंटिस। म्यूटेंट ज़ेनोजेनिक जीन मिला। ऑब्टेन म्यूटेंट ब्रेक स्पेस मैंटिस डेविल सोल। मैं कौशल के साथ केवल एक बिगिनर हूं, लेकिन हार्ट कनेक्शन पहले ही इतना शक्तिशाली है। यह एक शर्म की बात है कि इस जीन आर्ट में बहुत अधिक शक्ति लगती है। मुझे इसका उपयोग करने के बाद कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता होगी। मुझे इसे फिर से उपयोग करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि वीर ने डेविल सोल घोषणा सुनी, उसने इस पर ज्यादा ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि एक्सक्विजिट और लिली उसे देख रहे थे। ब्रेक स्पेस मैंटिस के बॉडी को एक वेरी हाई वुमन द्वारा दूर ले जाया गया था, इसलिए वीर के पास उससे ज़ेनोजेनिक जीन इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं था। उस गोली के साथ मैंने अभी अभी जो शक्ति प्रदर्शित की है उसे देखते हुए मुझे परेशान करने के लिए कोई अन्य सिल्कवॉर्म्स नहीं आना चाहिए, वीर ने खुद से सोचा। फिर अचानक कोई और दिखाई दिया। शेल, लिली और एक्सक्विजिट उस बॉडी को देखकर अपनी सीटों पर झटके। वे जानते थे कि वीर थक गया था, उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। वो लड़ना जारी नहीं रख सकता था, लेकिन शेल उसके ठीक सामने था। शेल को देखकर वीर हंसे और कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने हताश हो? तुम्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कितनी देर आराम करना चाहिए? शेल ने वीर से पूछा। 10 घंटे, वीर ने जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हें अगले 10 घंटों के लिए सुरक्षित आराम करने दूंगा। अगर कोई और करीब आता है तो मैं उनसे निपट लूंगा। शेल पास ही बैठ गए। उनके सुनहरे बाल और एक चौकोर चेहरा था। ये इतना मजबूत और वीरतापूर्ण लगता था। क्या मजबूत और गर्वित आदमी है, वीर ने प्रशंसा में सोचा। वीर को आदमी पर संदेह नहीं था, इसलिए वो खुद बैठने के लिए चले गए। उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति को ठीक करने के लिए द स्टोरी ऑफ जीन्स कास्ट किया। हार्ट कनेक्शन एक कौशल था जो एक ही सटीक बिंदु में किसी के शरीर के अंदर की सभी शक्ति को केंद्रित करता था। वो शक्ति एक ही उपयोग में खर्च हो जाएगी और ठीक होने में एक लंबा समय लगेगा। वीर ने हार्ट कनेक्शन का उपयोग किया था क्योंकि उसके पास कम समय में ठीक होने का एक तरीका था। यदि आवश्यक हो, उसे फिर से लड़ने से पहले ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अगर शेल उसके लिए इंतजार करने को तैयार था, तो वीर को त्वरित रिकवरी के अपने तरीके का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। उस पल तक भागने वाले 3 हवडीफाइड्स को यह एहसास नहीं हुआ था कि वीर की शक्ति खत्म हो गई थी। उन्हें कितनी तेजी से भागने पर पछतावा हुआ। उन्हें तुरंत वीर पर फिर से हमला करना चाहिए था। 3 हवडीफाइड सिल्कवॉर्म्स के वेरी हाई मास्टर्स ने निराशा में सिर हिलाया। वेरी हाई 3 चीजों के आधार पर एक सिल्कवॉर्म का चयन करते थे: टैलेंट, पावर और पर्सनालिटी। हालांकि
उनके पर्सनालिटी को पूरी तरह से आंकना मुश्किल था। एक व्यक्ति के चरित्र की सच्चाई केवल वास्तविक जीवन और मृत्यु के क्षणों के दौरान प्रकट होती थी। अगर सिल्कवॉर्म की पर्सनालिटी सिल्कवॉर्म बाउट्स के दौरान खराब या कमजोर दिखाई गई थी, तो पूरी संभावना थी कि उनका वेरी हाई मास्टर उन्हें दूर फेंक सकता है। वो इस बैटल रॉयल का उद्देश्य था। हालांकि ग्रू हार गया था। वेरी हाई, जिसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उसके पर्सनालिटी से खुश था। ग्रू को बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन मैंटिस मैन और अन्य 3 को शायद खारिज कर दिया जाएगा। बेशक, यह बस ऐसा था कि चीजें फिलहाल कैसी दिखती थी। अगर सिल्कवॉर्म्स ने कड़ी मेहनत की और दिखाया कि वे वास्तव में रिसिलिएंट और डिटर्मिन लोग थे, तो उनके मास्टर्स लव को वापस जीतने की एक पतली संभावना थी। केवल मृत मैंटिस मैन के पास उसका कोई मौका नहीं था। शेल के पास बैठे होने के कारण कोई अन्य सिल्कवॉर्म वीर के करीब नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी शक्ति को ठीक करने के लिए द स्टोरी ऑफ जीन्स कास्ट करना जारी रखा। उन्होंने और कुछ नहीं किया। फॉक्स वुमन शेल के पास पहुंची और वीर पर एक नजर डाली, जो अपनी जीन आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। शेल, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आउटर स्काई में अभ्यास करने आया था, मारने के लिए नहीं, शेल ने भावहीनता से कहा। क्या तुम भूल गए हो कि तुम अब डिफाइड नहीं हो? उस शक्ति के साथ जो उसने अभी प्रदर्शित की है, अगर तुम उसे ठीक होने देते हो, तो तुम जीत नहीं सकते हो। क्या तुम वास्तव में अपोलो सेट छोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार हो? महिला ने एक पलक झपकाते हुए कहा। शेल ने जवाब नहीं दिया, जिसने महिला को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अगर तुम ये नहीं करना चाहते, तो मैं करूंगी। उसके बाद महिला वीर के पास चली गई। उसके फिंगर्स के चारों ओर एक अजीब रोशनी चमकना शुरू हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं 10 घंटों तक उसकी रक्षा करूंगा। अगर तुम और करीब आती हो, तो मैं तुम्हें एक दुश्मन मानूंगा। शेल ने कहा, तुम्हें इस पर पछतावा होगा। ये यूनिवर्स केवल कमजोर पर मजबूत भक्षण से आगे बढ़ता है। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर तुम इस तरह अभिनय करना जारी रखते हो, तो तुम अपनी बाकी जाति को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। महिला ने कहा, शायद। शेल ने और बहस करने की परेशानी नहीं उठाई। यह देखकर कि शेल का उसके साथ आगे बहस करने का कोई इरादा नहीं था, महिला ने आंखें घुमाई और हंसी। शेल, 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 तुमने डीमन फ्रूट खाया और अपने डिफाइड रैंक से गिर गए। तुम वीर को नहीं हरा सकते, लेकिन तुम अभी भी इतने गर्वित लगते हो। मुझे डर है कि इस यूनिवर्स में बहुत से लोग तुम्हारे जितने गर्वित नहीं हो सकते हैं। उसके शब्द या तो अपमान या प्रशंसा हो सकते थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसने कॉन्टेस्ट देखने वालों के सुनने के लिए अपनी आवाज पर्याप्त ऊंची रखी थी। वेरी हाई में से कई नहीं जानते थे कि शेल ने एक डीमन फ्रूट खाया था। वे ये सुनकर शॉक में थे। शेल ने डीमन फ्रूट खाया। लियू जेन और ली एक्सुई चेंग बीमार लग रहे थे। डिफाइड शेल को पहले सिल्कवॉर्म बाउट्स में भाग लेने वाला सबसे मजबूत फाइटर माना जाता था, लेकिन अगर उसने एक डीमन फ्रूट खाया था और उसकी रैंक गिर गई थी, तो उसके जीतने की एक वास्तविक संभावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ओपन स्काई एल्डर अपनी ओपन स्काई ज्वेलरी दाव पर लगाने को तैयार थे। उन्हें जरूर पता होगा कि शेल ने डीमन फ्रूट खाया और एक डाउनग्रेड प्राप्त किया। ली एक्सुई चेंग ने अपने दांत पीसे। उसने शेल की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम बेवकूफ। तुम हाफ डी फाइट तक गिर गए और फिर भी तुम इस तरह गर्व से व्यवहार कर रहे हो। जब वो कमजोर हो तो उसे मारो अभी। ली एक्सुई चेंग शेल का हाथ पकड़ना और वीर को नीचे गिराने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। लियू जेन का चेहरा हरा हो गया, लेकिन फिर वो सफेद हो गया। स्पष्ट रूप से उस क्षण उसके दिल से बहुत खट्टी भावनाएं दौड़ रही थी। वे लगभग खून खंस पड़े क्योंकि शेल कैसा व्यवहार कर रहा था। एक्सक्विजिट और लिली दूसरी ओर खुश थे। शेल अब डिफाइड नहीं था और इससे वीर के जीतने की संभावनाएं बढ़ गई। इसलिए
चीजें अचानक उतनी निराशाजनक नहीं लगी। दर्शकों को शेल की गिरी हुई रैंक की खबर से आश्चर्य हो सकता था, लेकिन वैली में सिल्कवॉर्म्स के लिए खुलासे ने इस कॉन्टेस्ट में नई जान फूंक दी। वैली की तलहटी में एक वेरी हाई मैन ने आंखें छोटी की। शेल ने एक डीमन फ्रूट खाया और हफ फाइट बन गया। मैंने सोचा था कि पहला स्थान हासिल करने की कोई आशा नहीं है। मुझे लगता है कि अब है। एक पल में वेरी हाई मैन टेलीपोर्ट हो गया था और वैली के दूसरी ओर दिखाई दिया। वह उन 3 हफ फाइट सिल्कवॉर्म्स के बगल में अस्तित्व में आ गया जो अभी वीर से लड़ रहे थे। मो फैंग। जब उन तीनों ने वेरी हाई मैन को देखा तो उन्हें एक शॉक लगा। घबराकर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। 12 सिल्कवॉर्म्स में से शेल और वीर के अलावा मो फैंग को सबसे प्रसिद्ध माना जा सकता था। वास्तव में कुछ सिल्कवॉर्म्स वीर और शेल की तुलना में मो फैंग से अधिक डरते थे। हालांकि मो फैंग केवल हफ फाइट था, वह वेरी हाई में से एक था। केवल उस तथ्य ने उसे किसी भी अन्य सिल्कवॉर्म से अलग बना दिया। चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम तीनों के साथ सहयोग करने आया हूं। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मो फैंग ने मुस्कान के साथ कहा। सहयोग? क्या तुम्हारा मतलब शेल के खिलाफ है? एक्सट्रीम किंग में से एक ने मो फैंग से पूछा। मो फैंग तब तक उनमें शामिल नहीं हुआ था जब तक कि महिला ने यह उल्लेख नहीं किया कि शेल की रैंक गिर गई थी। वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि वो क्या करने जा रहा था। बुरा नहीं, अगर शेल अभी भी डिफाइड होता तो मेरे पास कोई चांस नहीं होता, लेकिन अब जब वह सिर्फ हफ डिफाइड है तो हम क्यों नहीं सहयोग करते हैं और उसे मैच से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम कमजोर वीर को खत्म कर सकते हैं, मो फैंग ने कहा। हालांकि शेल से लड़ना हमें लड़ाई में पहला स्थान हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। लाभ प्राप्त करने वाले तुम होंगे। ये हमें कहां छोड़ता है? हम तुम्हारे लिए अपनी गर्दन जोखिम में क्यों डालेंगे? आइची आर्चर ने संदेह से पूछा। इतना स्पष्ट बोलने के लिए मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हारे लोगों के पास जो शक्ति है उसके साथ तुम संभवतः इस वैली में हर किसी में सबसे कमजोर होंगे। मैच छोड़ने वाले को छोड़कर तुम 3 अंतिम स्थान के लिए लड़ रहे होंगे। अगर तुम लोग मेरी मदद करने को तैयार हो, एक बार जब हम पूरा कर लेंगे तो हम सहयोग जारी रख सकते हैं। हम अन्य सिल्कवॉर्म्स को वैली से बाहर निकाल सकते हैं ताकि मैं पहला बन सकूं और तुम 3 दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर कब्जा कर सकते हो। मो फैंग ने कहा। क्या तुम गंभीर हो? खुशी भरी मुस्कान तीनों हफ्डी फाइट्स के चेहरों पर फैल गई। वे शुरुआत से ही सहयोग कर रहे थे क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि उनकी शक्तियां कमजोर थी। कब से एक वेरी हाई अपने शब्द पर खरा नहीं उतरेगा, मो फैंग ने गर्व से कहा। एक्सट्रीम किंग हफ्डी फाइट्स में से 2 ने एक दूसरे को देखा, फिर उनमें से एक मो फैंग की ओर वापस मुड़ा। ठीक है, हम शामिल हैं। अगर एक अन्य सिल्कवॉर्म वहां आकर उनसे एक साथ काम करने के लिए कहता तो वे हिचकिचाते। हालांकि मो फैंग अच्छी तरह से जाना जाता था। हालांकि वह एक सिल्कवॉर्म था, वो वेरी हाई में से एक था, और वेरी हाई भूमि पर होने के कारण उसके साथ सहयोग करना सबसे सुरक्षित काम होगा। वीर केवल आधे घंटे से ठीक हो रहा था जब मो फैंग लड़ने आए। 3 अन्य बतख के बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे थे। शेल ने मो फैंग की ओर देखा और मो फैंग ने शेल की ओर देखते हुए अपने होंठ उठाए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन वे प्रत्येक जानते थे कि दूसरा क्या सोच रहा था। बटरफ्लाई, क्या तुम हमारे साथ हो या तुम शेल के साथ हो? मो फैंग ने फॉक्स वुमन को देखते हुए पूछा। मैं बस एक कमजोर महिला हूं, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, बटरफ्लाई ने पीछे हटते हुए कहा। वो किसी भी पक्ष की मदद नहीं करना चाहती थी। मो फैंग जानता था कि महिला जितनी लगती थी उससे कहीं अधिक थी। उसने जानबूझकर वो खबर लीक की थी कि शेल अब डिफाइड नहीं था।
वो स्पष्ट रूप से पीछे बैठना और जो भी लाभ उसकी गोद में गिरेंगे उन्हें प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन मो फैंग को बुरा नहीं लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी चालाक हो सकती थी। वो बस पहला स्थान सुरक्षित करने के उसके अवसरों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसे विश्वास था। अभी के लिए केवल शेल ही उसके रास्ते में खड़ा था। शेल, क्या तुम वास्तव में वीर की रक्षा करने जा रहे हो? शेल ने दूसरों को सिर हिलाया जो उसके साथ आए थे। वे तीनों खैल गए, शेल को घेर लिया। चाहे मैंने उसकी रक्षा करने के लिए सहमत हुआ या नहीं, मुझे अंततः तुम्हारा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेल ने खड़े होते हुए कहा। उसका शरीर 3 मीटर ऊंचा था। उसने शक्ति विकिरण किया और वह डरावना था, भले ही वो होने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो एक सुनहरे अयाल वाले शेर जैसा दिखता था। मो फैंग मुस्कुराया और कहा, अगर तुम अभी छोड़ देते हो तो हमें लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बस लड़ो। शेल बहुत शांत दिखा। उसके पास एक पहाड़ की पूरी शांतिपूर्ण ठोसता थी। तो तुम्हें सावधान रहना होगा, मो फैंग ने कहा। उसने एक उंगली से इशारा किया और ड्रैगन की ईवल ब्रेकर पावर्स उसकी मुट्ठी पर फैल गई। ड्रैगन को व्यापक रूप से सबसे बहादुर जाति माना जाता था और ईवल ब्रेकर पावर्स वे शक्तियां थी जो बल को केंद्रित कर सकती थी। वे सबसे छोटे हमलों को सबसे मजबूत हमलों में बदल सकते थे। ये वीर के हार्ट कनेक्शन के समान था। लेकिन हार्ट कनेक्शन एक बार में किसी की पूरी शक्ति जारी करता था। ईवल ब्रेकर पावर्स केवल उस शक्ति को केंद्रित करती थी जिसका तुम उस पल उपयोग करना चाहते थे। वीर ने एक बार ड्रैगन की ईवल ब्रेकर पावर्स की जांच में समय बिताया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक बहुत डरावनी जीन आर्ट थी। अभी मो फैंग ताकत बुलाने की क्षमता का उपयोग कर रहा था। उसने जो शक्ति इकट्ठा की वह एक ड्रैगन डीफाइट से अधिक मजबूत थी। यह ऐसा था जैसे उसकी उंगली अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बना सकती है। शेल चकमा या भाग नहीं गया। उसने अपनी मुट्ठी स्विंग करते हुए अपने विशाल शरीर को आगे बढ़ाया। वो इतनी तेजी से चले कि उसके सुनहरे बाल हवा में लहराए। उसका शरीर एक गुस्से में शेर के जैसा आगे बढ़ता हुआ। बूम! उंगली और मुट्ठी एक दूसरे से टकराई और उसके बाद हुए विस्फोट ने पास के इलाके को फाड़ दिया। शेल बिल्कुल नहीं हिले, जबकि मो फैंग 10 मीटर पीछे हट गए। मो फैंग मुस्कुराया। फिर वो हंसे और कहा, तुम वास्तव में एक बॉन्डिफाइड हो। भले ही तुम अब कमजोर हो, तुम्हारी फिटनेस अभी भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। वह सिर्फ फिजिकल पावर थी। यह वेरी हाई की सीक्रेट जीन आर्ट्स की तुलना में कुछ भी नहीं था। शेल ने विनम्रता से कहा, व्यक्तिगत शक्ति के संबंध में मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं पहला स्थान हासिल करना चाहता हूं, इसलिए मुझे माफी मांगनी होगी, मो फैंग ने कहा। एक्सट्रीम किंग फाइटर्स और आइची ने फिर अपनी चाल चली। अब शेल उसी तरह की परेशानी में था जिसमें वीर पहले था, लेकिन शेल की स्थिति और भी भयानक थी। प्राथमिक अंतर मैंटिसमैन के लिए मो फैंग की अदलाबदली थी। उन दोनों की क्षमताओं के बीच एक बड़ा अंतर था। मो फैंग की ताकत मैंटिसमैन की रही शक्ति से कहीं अधिक थी। ये एक भ्रम हो सकता था, लेकिन मो फैंग की भागीदारी के साथ दूसरों का सहयोग पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक बेहतर लगता था। यह अटूट दिखाई दिया। मो फैंग हार्ड टेक्निक्स में कुशल है। कमान करने की अपनी क्षमता के साथ वो अन्य सिल्कवॉर्म्स को नियंत्रित कर सकता है, जैसे कि वो अपनी उंगलियों को घुमा रहा था। वह 4 लोगों को अपनी अधिकतम क्षमता पर समूह मुकाबला करने की अनुमति दे सकता है। शेल के पास उन्हें दबाने की शक्ति नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वो खतरे में है। एक्सक्विजिट ने युद्ध के मैदान में शेल को देखते हुए कहा। जब एक्सक्विजिट बोले, शेल ने कुछ हिट सहे। शेल एक छोटी जाति में पैदा हुए थे जिसके पास कोई अच्छी जीन आर्ट्स नहीं थी। अपनी टैलेंट और लेवल के अलावा उसकी विरासत वीर से बदतर थी। उसके पास जो कुछ अच्छी जीन आर्ट्स थी वे थीं
जो उसने आउटर स्काई में अपने रहने के दौरान सीखी थी। शेल के लिए अपने स्किल सेट के साथ उसे घेरने वाले 4 लोगों को हराना असंभव था। शेल वीर से कम कुशल नहीं हो सकता था, लेकिन उसमें वीर की रेंज और डाइवर्सिटी की कमी थी। वह आइची वॉरियर और 2 एक्सट्रीम किंग फाइटर्स द्वारा जारी किए गए एरिया से फंस गया था और उसकी शक्ति मो फैंग तक नहीं पहुंच सकी। वो एक पिंजरे के अंदर फंसे एक जानवर जैसा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना संघर्ष करता है, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका और पिंजरे के बाहर के लोग उसे चोट पहुंचा रहे थे। मो फैंग ने अपनी उंगलियों को इस तरह हिलाया जैसे वे 10 अलग ब्लेड थे। डरावनी गॉडलाइट्स हर जगह चमक रही थी और शेल के शरीर पर अनगिनत मार्क्स खींचे जा रहे थे। मो फैंग का एक शीर्षक था। उन्हें 8 होल एम्परर के रूप में जाना जाता था। जो कोई विशेष रूप से एम्पैथिक या सेंसिटिव होने के लिए जाना जाता था, उसे अक्सर 8 फेस एक्सक्विजिट या 7 होल एक्सक्विजिट हार्ट कहा जाता था। मो फैंग का शीर्षक उन 2 शब्दों के संयोजन के रूप में बनाया गया था क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी एम्पैथी का उपयोग कर सकता था। वह 8 होल एम्परर के रूप में जाना जाने लगा। वह केवल 3 हाफ डिफाइड्स को नियंत्रित करने से कहीं अधिक कर सकता था। वो आसानी से हजारों सैनिकों से बनी सेनाओं पर प्रभाव डाल सकता था। ऐसा कारनामा मो फैंग के लिए आसान होगा। क्या शक्तिशाली बॉडी है। तुम औसत वेरी हाई से अधिक मजबूत लगते हो। 10 आर्मोर टैलेंट्स बहुत दुर्लभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने प्रसिद्ध हो। मो फैंग ने शेल के खिलाफ अपने प्रारंभिक हमले का कई बार उपयोग किया था, लेकिन वह केवल आदमी की त्वचा को फाड़कर छोटे घाव छोड़ सकता था। उन्होंने अपने दुश्मन की तारीफ करने के लिए मजबूर महसूस किया। लियू ज़ेन और ली एक्सुई चेंग के दिल लगभग उनकी छाती से बाहर निकल गए। अभी वे वीर के शेल को हराने के बारे में भी चिंतित नहीं थे। ऐसा लगता था कि शेल उससे लड़ने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं टिक पाएगा। डी एमेनेट, ली एक्सुई चेंग का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। उसने सोचा कि अगर शेल सिल्कवॉर्म बाउट हार जाता है तो क्या होगा। उसे चक्कर आने लगा और उसका शरीर कांपता रहा। वीर के जीतने पर भरोसा करने वाले वेरी हाई तुलना में बहुत खुश थे। वो बच्चा मो फैंग बुरा नहीं है, हालांकि उसकी शक्ति कमजोर है। मैं युवा पीढ़ी के एक भी वेरी हाई के बारे में नहीं सोच सकता जो एक बेहतर कमांडर है। अच्छा काम, शेल से जल्दी छुटकारा पाओ। हाँ, मो फैंग उसे मार डालेगा और फिर वो वीर को मार डालेगा। मुझे ये कहानी पसंद है। शेल पर अधिक से अधिक घाव हो रहे थे। अगर एक हफ्डी फाइट शेल से कमजोर होता तो वे पहले ही यह लड़ाई हार गए होते, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए यह स्पष्ट था कि शेल डरा नहीं था। वो पीछे नहीं हटने जा रहा था। उसकी आंखें एक शेर की आंखों की तरह लगती थी। वो उत्साहित था, एक रक्त पिपासु जानवर की तरह उत्साहित था। ये ऐसा था जैसे उसके रक्त के बजाय उसकी नसों से किसी तरह का स्टिमुलेंट पंप हो रहा था। मो फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि शेल को नुकसान पहुंचाना कितना मुश्किल था। वह एक बार शेल के खिलाफ एक हमले का उपयोग कर सकता था और उसके बाद वही हमला अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मो फैंग को एक के बाद एक टेक्निक का उपयोग करते हुए अपनी लड़ने की स्टांस को बदलते रहना पड़ा। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह ऐसा लग सकता था जैसे शेल को दबाया जा रहा था। किसी को यह महसूस करने के लिए बहुत करीब से देखने की आवश्यकता होती कि मो फैंग कितना संघर्ष कर रहा था। भले ही वेरी हाई के पास हजारों जीनाट्स थे, जिनमें से अधिकांश अन्य जातियों से आते थे, मो फैंग ने उन सभी का अभ्यास नहीं किया था। अगर यह बहुत देर तक जारी रहा तो उसे अपने स्किल्स को दोहराना शुरू करना होगा। क्या बस इतना ही है? शेल की आंखों के भीतर निराशा उमड़ उठी। दर्शकों ने जल्द ही ध्यान दिया कि समय बीतने के साथ शेल कम और कम चोटें ले रहा था। इसके अलावा उसके घाव एक असामान्य तेज दर पर ठीक हो रहे थे। थोड़े समय के बाद उसके लगभग सभी चोटें गायब हो गई थी।
उसके पास इतनी भयानक ताकत है। यूनिवर्स भर में बिखरी हुई छिपी शक्ति वाली कितनी जातियां हैं। लिली ने हैरानी में बड़बड़ाया। वीर, डॉलर और अब शैल, वे सभी भयंकर थे, और फिर भी वे उच्च जातियों के सदस्य नहीं थे। वास्तव में उनकी वंशावली मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य थी, और फिर भी उन सभी के पास पागल शक्तियां थी जो वेरी हाई ने पहले कभी नहीं देखी थी। लड़ाई देखते हुए कई वेरी हाई के भीतर समान विचार आ रहे थे। साधारण वेरी हाई, वे जिन्होंने वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं किया था, काफी औसत थे। उनमें से कोई भी वीर या शेल से अधिक मजबूत नहीं था। वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने वाले वेरी हाई के पास निश्चित रूप से अविश्वसनीय क्षमताएं थी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे केवल वेरी हाई सेंस का अभ्यास उन्हें शक्ति का वो स्तर दे सकता था जो अब प्रदर्शित किया जा रहा था। हालांकि जब उनके सिल्कवॉर्म्स डिफाइड बन जाएंगे तो वे अनुभव प्राप्त करेंगे जो उन्हें बहुत ताकत और इच्छा शक्ति प्रदान करेगा। ऐसी प्रक्रिया उनके विकास को नाटकीय रूप से बढ़ावा देगी। ये एक्सक्विजिट और लिली के साथ मामला था। अभी वे वीर जितने मजबूत नहीं थे, वे उसे लड़ाई में नहीं हरा सकते थे। एक्सक्विजिट उसे हराने में विफल रही थी, भले ही वो उससे एक लेवल ऊपर थी। लेकिन समय के साथ वे सब कुछ सीखेंगे जो वे सीख सकते थे, क्योंकि वीर डिफाइड बन जाएगा और ये उन्हें आगे बढ़ाएगा। हालांकि उन्होंने अभी तक व्यक्तिगत रूप से डिफाइड स्टेटस हासिल नहीं किया होगा, उनका दिमाग डिफाइड स्टेटस पर वीर जितना मजबूत होगा। जब मो फैंग ने महसूस किया कि वह शेल को दबाने में असमर्थ होगा, तो उसकी आंखों पर एक अजीब चमक गुजर गई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और उसकी तीसरी आंख फट गई। ये एक ताची यिन यांग आई बन गई जो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चमकती थी। जिस पल आंख खुली, मो फैंग की पूरी उपस्थिति बदल गई। वो निर्जीव मशीन जैसा प्राणी नहीं बना जिसमें एक्सक्विजिट बदल गई थी, लेकिन उसने अभी भी एक शक्ति का इस्तेमाल किया जो उन सभी को डरा देगा जो उसके खिलाफ लड़ते थे। जिस पल उसकी तीसरी आंख खुली, 3 हवडीफाइड्स जो उसके मानसिक आदेशों का पालन कर रहे थे, अचानक झटके। उनकी आंखों ने ध्यान खो दिया। वे पूरी तरह से मो फैंग की इच्छा से संचालित कठपुतलियां बन गए। ये ऐसा था जैसे वे केवल मो फैंग के शरीर के विस्तार थे, उसकी सनक पर नाच रहे थे। 3 हवडीफाइड्स को बीमार महसूस हुआ। उन्हें सिल्कवॉर्म्स के रूप में चुना गया था, फिर भी वे इस अपमानजनक स्थिति में समाप्त हो गए थे। यह बहुत संभावना थी कि उनके मास्टर्स नए सिल्कवॉर्म्स चुनना समाप्त कर देंगे। जिस पल मो फैंग ने अपनी वेरी हाई आई खोला, लड़ाई की स्थिति सिर पर उलट गई। शेल ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था, लेकिन अब वो इसे फिर से खोता हुआ लगता था। 4 सिल्कवॉर्म्स अब मो फैंग और 3 अन्य हवडीफाइड आउटसाइडर्स से बने एक समूह नहीं थे। यह अब 4 मो फैंग्स का एक समूह था। अन्य 3 मो फैंग्स ने अपनी मूल शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से मो फैंग के दिमाग से नियंत्रित थे। दबाव की उस विशाल ज्वार के तहत शेल की आंखें फिर से चमकीली लगी। लड़ाई पागलपन भरी हो गई। 4 मो फैंग्स के पास अलग अलग शक्तियां थी, और मो फैंग ने अनगिनत कॉम्बिनेशन अटैक्स करने के लिए उनका उपयोग किया। और अब शेल के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। हालांकि शेल अभी तक लड़ाई हार नहीं रहा था, वो अपने विरोधियों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी हमला करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सका। लड़ाई जारी रही और शेल ने फिर से घाव जमा करना शुरू कर दिया। इस समय फॉक्स वुमन चुपचाप वीर के पास चली गई, जो अभी भी ठीक होने के बीच में था। वीर, वीर, तुम आखिरकार मेरे पंजों में हो। महिला ने अपने हाथ उठाए और उन्हें उसकी पीठ पर रख दिया। वीर अभी भी अभ्यास कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने चारों ओर क्या हो रहा था बता सकता था। वो फॉक्स वुमन की हर गति जानता था। वो खड़े होने और उससे लड़ने की तैयारी कर रहा था जब उसने एक चिल्लाहट सुनी। वो आवाज शेल के मुंह से आई और ये आसमान में गूंजते हुए बिजली की तरह थी।
हालांकि शेल अभी भी मो फैंग के साथ लड़ाई में था। वो वीर की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि फॉक्स वुमन उसकी पीठ के पीछे एक चाल चल रही है, तो उसकी आंखें चमक गई। उसने उस शेर की दहाड़ निकाल दी। अचानक शेल का शरीर दोगुना बड़ा हो गया। उसकी सभी मांसपेशियां उभर गई और रोशनी की एक लाल गेंद उसके शरीर के बाहर एक आग की तरह प्रकट हुई। नागवार सुनहरी अयाल आग में सीधा हो गया। वह एक शेर के सिर वाले राक्षस देवता जैसा दिखता था। शेल पहले से ही मो फैंग के खिलाफ एक बुरी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब शेल के परिवर्तन ने मो फैंग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी अचानक वापसी ने उनके हमलों की लय को बिगाड़ दिया। शेल वीर की ओर भागे और फॉक्स वुमन पर एक पंच फेंका। फॉक्स वुमन शॉक में थी। वह टेलीपोर्ट हो गई, एक बादल की तरह गायब हो गई और शेल के पंच से बच गई। शेल, तुम हमारे दुश्मन की ओर से मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? फॉक्स वुमन ने शेल पर भौहें सिकोड़ी। मैंने तुमसे कहा कि मैं 10 घंटों तक उसकी रक्षा करूंगा। जो कोई उसे छूता है वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। शेल वीर के बगल में खड़े थे, एक राक्षस देवता की तरह ठंडे लग रहे थे। मो फैंग ने आश्चर्य से शेल को घूर कर देखा। शेल की शक्ति और उपस्थिति पूरी तरह से अलग थी। वो पहले ही इतनी कठिन लड़ाई में था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। मो फैंग, तुम और मैं मिलकर उससे क्यों नहीं लड़ते? फॉक्स ने मो फैंग को सुझाव दिया। वह जानती थी कि वह अकेले शेल को नहीं हरा सकती थी। जरूर, मो फैंग इस लड़ाई को हारना या छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे हर अवसर का फायदा उठाना पड़ा जो उसके रास्ते में आया। फॉक्स वुमन ने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर एक लाल रोशनी के साथ चमका जो लाल धातु प्लेटेड कवच के एक पूरे सेट में ठोस हो गई। इसने उसके शरीर को घेर लिया। बाहर केवल उसकी पूंछ धीरे से लहराती रही। वह पूंछ तब 9 में विभाजित हो गई। 9 फॉक्स टेल्स हवा में झूल रहे थे। गुलाबी एरिया फिर फैलकर उनके चारों ओर के अंतरिक्ष को घेर लिया। शेल का शरीर अचानक एक गुलाबी चेन से फंस गया जो धुंध में मुश्किल से दिखाई देता था। इसने उसके शरीर को बांध दिया और ऐसा लगता था जैसे वह चल नहीं सकता। बिना किसी संचार के मो फैंग ने तुरंत अपने 4 बॉडीज को शेल पर हमला करने के लिए निर्देशित किया। सभी एरिया शेल पर उतरे। जब 5 हवडीफाइड्स उसके खिलाफ आए, तो शेल ने पूर्ण क्रोध में प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में आग लग गई थी और उसका शरीर एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था। शेल जोर से दहाड़ा और एक डरावनी शक्ति ने बाइंडिंग चेन को उड़ा दिया। उसकी मुट्ठी आग के 2 वॉरहैमर्स की तरह थी। उन्होंने अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया और एक्सट्रीम किंग में से एक को मारा। मो फैंग ने एक्सट्रीम किंग को अपनी बाहें उठाने और आने वाली स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन उस पंच की क्रूरता के नीचे उसका प्रयास व्यर्थ था। आदमी की एरिया बफ्ड आर्म बोन्स शेल के स्ट्राइक से टूट गई। मुट्ठी आदमी की छाती के खिलाफ उतरी और इसने उसे एक मीटियोर की तरह दूर फेंक दिया। पैंग, 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 पैंग। शेल एक अजय राक्षस देवता की तरह था। हर पंच ने एक और दुश्मन को दूर भेज दिया। मो फैंग और अन्य 3 सिल्कवॉर्म्स जिन्हें उसने कमांड किया था, हवा में उछल गए और उनमें से किसी को भी वापस लड़ने का मौका नहीं दिया गया था। मुक्के बहुत सरल लगते थे, लेकिन सतह के नीचे चीजें वास्तव में कहीं अधिक जटिल थी। केवल मो फैंग जानता था कि शेल के प्रतीत होने वाले सरल मुक्कों ने किसी तरह जवाबी हमले की उसकी सभी योजनाओं को उलट दिया। ये ऐसा था जैसे हर पंच को वह जो भी क्षमता सक्रिय करने की कोशिश करता था, उसे रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। 4 मुक्के हर बार थोड़े अलग थे। अलग अलग बॉडीज के खिलाफ अलग अलग शक्तियां जारी की गई। शेल ये कैसे कर सकता था? इसके लिए केवल एक ही व्याख्या थी। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत फाइटर की शक्तियों और हमले के तरीकों को पता होना चाहिए था। यह केवल तरीका था जिससे यह संभव था। क्या इसका मतलब है कि जब हम पहले हमला कर रहे थे, तो वो हमारे हमले के पैटर्न का अध्ययन कर रहा था?
इस स्तर तक मो फैंग ने सोचा जब वो हवा के माध्यम से पीछे उड़ गए। उनकी पीठ पास के एक पहाड़ से टकराई और प्रभाव के बल ने एक खुरदरी खांसी में उनके फेफड़ों से हवा निकाल दी। उनके होठों पर खून बिखर गया। उन्होंने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह उठ नहीं सके। उनका दिल इतने शौक में था, वो मुश्किल से विश्वास कर सके। सभी ने आश्चर्य में मैच को घूर कर देखा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शेल, जो अपने डिफाइड रैंक से गिर गया था, इतनी भयंकर शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। उसने एक ही पंच से मो फैंग जैसे एलीट को भी घायल करने में कामयाब रहा था। इस तरह की शक्ति का अधिकार उसे फिर से डिफाइड बनने पर अजेय बना देगा। हाँ, मैं जानता था कि शेल नहीं हारेगा। क्या मो फैंग और वीर ने वास्तव में सोचा था कि वे शेल से लड़ सकते हैं? ली एक्सुई चेंग इतना उत्साहित था कि वो खुद को हंसने से नहीं रोक सका। लियू जेन पर राहत छा गई। अगर शेल हार जाता है तो निकट भविष्य में उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सक्विजिट और लिली अब चिंतित थे। शेल बहुत मजबूत था, और भले ही वह डिफाइड नहीं था, वीर के लिए जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा काम होगा। शेल, तुम्हें इस पर पछतावा होगा। फॉक्स लेडी ने शेल पर द्वेष से थूक दिया। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसे पंच नहीं मारा गया था। उसने एक और पल के लिए वीर को घूर कर देखा, फिर चली गई। शेल का चेहरा भावहीन था। वो वापस बैठने के लिए चला गया जहां वह था, और फिर उसका शरीर अपने सामान्य आकार में लौट आया। यह देखकर कि आसपास के सभी लोगों को शेल ने भगा दिया था, वीर ने एक बार फिर से सुरक्षित महसूस किया। उसने ठीक होने में अपना समय लिया, लेकिन उस लड़ाई के बाद किसी ने भी उन्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 10 घंटे काफी तेजी से बीत गए। एक बार जब वीर शीर्ष स्थिति में लौट आए तो वो खड़े हो गए और शेल को देखा। शेर जैसा आदमी अभी भी उसी स्थिति में शांति से बैठा था। वो अपनी आंखें बंद करके बहुत शांत लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो वीर की निगाह को खुद पर उतरते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि शेल ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या तुमने अच्छी तरह से आराम किया? मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं, वीर ने जवाब दिया। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही शेल ने अपना पूरा ध्यान वीर पर मोड़ा, रोशनी की लाल गेंद फिर से उसके शरीर के चारों ओर दिखाई दी। उसका शरीर रोशनी के प्रभाव में तेजी से विस्तारित हुआ। उसे एक लायन हेडेड डीमन गॉड के आकार में वापस कर दिया। म्यूटेंट क्लास बॉन्डिफाइड जेनोजेनिक। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास 10 आर्मोर टैलेंट है। वीर ने शेल की शक्ति की जांच की और वह सोचने लगा, भले ही वो हफ्डी फाइट तक गिर गया है, फिर भी उससे निपटना मुश्किल होगा। उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वीर पहले शेल की लड़ाई पर अभी भी पूरा ध्यान दे रहा था। वह जानता था कि शेल का शरीर उसके अपने से कमजोर नहीं था, और आदमी की युद्ध क्षमताएं भी अच्छी थी। लड़ाई की संक्षिप्तता के बावजूद शेल अपने विरोधियों के मूवमेंट का विस्तार से विश्लेषण करने में सक्षम रहा था। उस तरह की लड़ने की प्रतिभा वीर के लिए एक चुनौती होगी। हालांकि वीर ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने हाथ उठाए जैसे कि वे चाकू की एक जोड़ी थे। उसने अंडर द स्काई और टीथ नाइफ कास्ट किया। शेल पीछे नहीं हटे। वो आगे बढ़े, उसी पल एक मुट्ठी स्विंग करते हुए। उनकी मुट्ठी और हथेलियां हवा में एक दूसरे से टकराने लगी। उनके हमलों की शॉकवेव्स घाटी भर में पटाखों की तरह फूट गई। उन दोनों के बीच की लड़ाई ऐसी लगती थी कि वह अंतहीन चलती रहेगी। दोनों फाइटर्स की फिटनेस बराबर लगती थी। यह निर्धारित करना मुश्किल था कि दो में से कौन सर्वोच्च शासन करेगा। उनके शरीरों की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी डरावनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वीर का एक भयानक किनारा है। आखिरकार वह सिर्फ एक 9th टियर किंग है। अगर वह हफ्डी फाइट बन जाता है तो उसके शरीर की शक्ति शेल से कहीं अधिक हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि एक क्रिस्टलाइजर इतना मजबूत शरीर विकसित करने में कैसे सक्षम था। डरावना है ना?
क्या जीन आर्ट्स जो उसने अभ्यास किया वो इतना शक्तिशाली है? ओपन स्काई एल्डर ने खुद से बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि ऐसा है। यहां तक कि हमारे वेरी हाई बॉडीज भी उसके जीन आर्ट की फिटनेस रिक्वायरमेंट्स को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स के अन्य जीवों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। वीर का इसे सीखना किसी तरह का संयोग होना चाहिए। क्यू एल्डर की एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। ओपन स्काई एल्डर ने एक हंसी के साथ कहा। पैंग, मुट्ठी और हथेलियां टकराई। अशांत शक्ति की विशाल शॉकवेव्स ने शेल और वीर को एक दूसरे से दूर फेंक दिया। वीर के संतुलन फिर से हासिल करने के बाद उसने आगे स्लैशिंग के लिए अपने हाथों का उपयोग किया। हवा में अनगिनत नाइफ सिल्क्स दिखाई दिए। नाइफ सिल्क्स इतने सारे थे कि वे आसपास के क्षेत्र को भरते हुए लगते थे। वीर ने आगे स्लैश्ड किया। शेल के शरीर में नाइफ सिल्क्स भेज दिए। क्योंकि वे हर दिशा से आए थे, शेल के पास चकमा देने का भी कोई मौका नहीं था। शेल की आंखें चमक गई और उसने अचानक जमीन पर पंच मारा। जमीन ढह गई और यहां तक कि पास के पहाड़ों ने भी चकनाचूर होना शुरू कर दिया। शेल की मुट्ठी के चारों ओर नाइफ सिल्क्स को रोकने के लिए चट्टानें फव्वारा बनकर उठ गई। नाइफ सिल्क्स और चट्टानें एक दूसरे से टकराई। नाइफ सिल्क्स की कई परतें चट्टानों के खिलाफ खुद को नष्ट कर दिए और उनमें से केवल कुछ ही शेल तक पहुंच पाए। उसने जो कुछ बचा था उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। मुझे इतना समय हो गया है जब से मैं एक दुश्मन से मिला हूं जो मेरी अगली चाल का पूर्वानुमान लगाता है। वीर ने आह भरी। मैं भी यही कहने वाला था। मुझे कहना होगा, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया है। शेल की आंखें जुनून से भरी हुई थी। लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। मैं सोच रहा था कि मैं आसानी से पहला स्थान प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन यह फिलहाल असंभव लगता है। वीर को थोड़ी प्यास महसूस हुई और उसने अपने होंठ चाटे। वो उसकी आदतों में से एक थी। जब वो उन चीजों का सामना करते थे जिनसे निपटने में उन्हें कोई विश्वास नहीं था, तो वो अक्सर ऐसा करते थे। जीवन कभी कभी निराशाजनक होता है। शेल ने फिर से अपनी मुट्ठी स्विंग करने से ठीक पहले कहा। उसके मुक्के बहुत सरल थे। हालांकि उन्होंने वीर को एक जटिल टेक्निक की याद नहीं दिलाई जिसे एक सरलीकृत रूप में विकसित किया गया था। इसके बजाय शेल ने एक बेसिक पंचिंग स्किल का उपयोग किया। उस तरह का कौशल छोटी जातियों में से किसी में भी पाया जा सकता था, लेकिन शेल ने उस बेसिक पंच को कुछ पायदानों से अधिक उठाया था। उसने कौशल का उस स्तर तक अभ्यास किया था जिससे वीर के लिए निपटना बहुत अधिक था। वीर ने कुछ नाइफ स्किल्स और पंचिंग टेक्निक्स के बीच चक्रण किया। उनमें से प्रत्येक एक टॉप नॉच जीन आर्ट थी। उनमें से कुछ रिबेट से थे, जबकि अन्य स्काई पैलेस से आए थे। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक शैली अद्वितीय थी। हर बार जब उसने एक नया कौशल का उपयोग किया, तो वीर को महसूस हुआ जैसे उसने फायदा हासिल कर लिया है, कम से कम एक पल के लिए। फिर शेल हमेशा उस फायदे को दूर ले जाने के लिए झपट्टा मारता था। इसके अलावा शेल ने पूरे समय उसी पंचिंग स्किल का उपयोग किया। उसने अपने खुद के कौशल को तब तक नहीं बदला जब तक कि वो वीर के जीन आर्ट से परिचित नहीं हो गया। फिर उसने वीर की प्रत्येक टेक्निक का मुकाबला करने के लिए अपने पंचिंग स्किल को पर्याप्त बदल दिया। FC के ये आदमी, वह सिर्फ डीफाइड पैदा नहीं हुआ था, वह एक बैटल मास्टर के रूप में भी पैदा हुआ था। वह मुकाबले की डेलिकेसीज के प्रति बहुत संवेदनशील है। मुझे उस पर केवल 2 बार एक ही कौशल का उपयोग करना होगा इससे पहले कि वह जान जाए कि उससे कैसे निपटना है। ये एफ किंग गाय कौन है? वीर ने कभी भी इतनी भयानक लड़ने की प्रतिभा नहीं देखी थी। शेल और लोन बैम्बू अलग थे, क्योंकि लोन बैम्बू ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अनुभव किया था। वो पूरी तरह से अपनी शैली को अनुकूलित और नियंत्रित कर सकता था। वो आसानी से अन्य लोगों के जीन आर्ट्स को सीख सकता था और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली हर टेक्निक टॉप क्लास थी। शेल ने वास्तव में
दूसरों के जीन आर्ट्स को सीखने की परेशानी नहीं उठाई। उसने बस खुद को अधिक शक्तिशाली बनाया और सभी बाधाओं के माध्यम से अपने तरीके को आगे बढ़ाया। यह ऐसा था जैसे उसका एक कौशल हजारों कौशलों को तोड़ सकता है। ऐसा नहीं था कि कौशल शक्ति पर निर्भर था। शक्ति केवल इसका एक हिस्सा थी, बल्कि शेल सभी प्रकार के अलग अलग हमलों का मुकाबला करने के लिए रचनात्मक रूप से अपने कौशल को लागू कर सकता था। शेल का दिमाग शक्तिशाली था और अपने विरोधियों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता का स्रोत वही था। उसके पास अविश्वसनीय सहन शक्ति के साथ एक शक्तिशाली शरीर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड का उल्लेख नहीं करने के लिए, यह आदमी मुझे सिरदर्द दे रहा है। वीर ने कई जीन आर्ट्स के साथ प्रयोग किया, लेकिन वह शेल को नहीं हरा सका। लेकिन वीर मो फैंग से अलग था। जब मो फैंग ने 2 बार एक ही जीन आर्ट का उपयोग किया, तो शेल कमियों को उठा सका। लेकिन भले ही वीर ने कई बार एक ही जीन आर्ट का उपयोग किया, शेल गलतियों को देखने में असमर्थ था। इससे शेल को बहुत आश्चर्य हुआ। वो वीर के निष्पादन में कमियों को देख सकता था, लेकिन जब वीर ने फिर से उसी कौशल का उपयोग किया, तो कुछ शेल को उन गलतियों का शोषण करने से रोक रहा था। शेल ने कई बार वीर के जीन आर्ट्स में कमजोरियों को लक्ष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास हमेशा विफल रहे। उसने पहले कभी इस तरह की स्थिति का अनुभव नहीं किया था। वे दोनों लड़ते रहे, लेकिन वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। वीर अपने नाइफ स्किल्स को बदलते रहे। शेल की पंचिंग स्किल वीर के तेजी से बदलते हमलों के सामने नहीं बदली। वे दोनों जितना कठिन और तेज लड़ सकते थे, लड़े, लेकिन उनमें से कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। वीर को इस तरह की लड़ाई किए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। अपनी हाल की लड़ाइयों में वो या तो अपने दुश्मनों से हार गए थे या लगभग तुरंत उन्हें कुचल दिया था। उसने लोन बैम्बू के साथ अपनी प्रतियोगिता के बाद से एक लड़ाई में इतनी ऊर्जा और प्रयास नहीं डाला था। इस तरह की लड़ाई ने उसके शरीर से बहुत ऊर्जा निकाल दी। इसने उसे लगातार अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए भी मजबूर किया। अगर उसने कोई गलती की, तो उसका दुश्मन खिड़की का फायदा उठाएगा और उसे हराएगा। वह एकल गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही वेरी हाई ने जोड़ी को उनकी लड़ाई करते हुए देखा, उनके चेहरों पर विरोधाभासी भाव दिखाई दिए। दोनों फाइटर्स किंग क्लास के थे, लेकिन उनका दिमाग डी-फाइट था। लड़ाई इतनी बारीक थी कि दर्शक नहीं जानते थे कि इसका क्या बनाया जाए। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में प्रयास और बुद्धिमत्ता लगी। कई हमले और काउंटर्स सरल लगते थे, जब तक कि दर्शकों ने एक सेकंड नहीं लिया ये विचार करने के लिए कि दोनों फाइटर्स ने उन चालों को क्यों चुना था। इस लड़ाई में हर एकल कार्रवाई एक छिपे उद्देश्य के साथ की गई थी। ये एक सरल मुट्ठी और चाकू की लड़ाई जैसा लगता था, लेकिन लोग उसके बाद एक लंबे समय तक इसके बारे में सोचते रहेंगे। लियू ज़ेन और ली एक्सुई चेंग के शरीर कांप रहे थे। यह बताना मुश्किल था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसा लगता था जैसे जीतना या हारना केवल बाल पतली बढ़त से आएगा। बड़े भाई, शेल को अपना सिल्कवॉर्म रखना तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है। बिक्सी ने अपने बड़े भाई ली चुन क्यू को महान प्रशंसा के साथ देखा। लूक स्काईवॉकर भी बुरा नहीं है, ली चुन क्यू ने दूर से कहा। चूंकि शेल उनका सिल्कवॉर्म था, वो वास्तव में उनकी बातचीत पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद वीर से लड़ रहे थे, ठीक वहीं और उस पल। लेकिन कई लड़ने वाले दिमाग और टेक्निक्स थे जो उन्हें सीखने थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बहुत अजीब लगता था। शेल के परिप्रेक्ष्य से लड़ाई का अनुभव करना अद्वितीय था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद से लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही वो एक आलोचनात्मक आंख से शेल के चॉइसेस की जांच करने के लिए पीछे हट सकते थे। वह बता सकते थे कि शेल ने कौन से फैसले अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर किए और इसके विपरीत। उन्होंने केवल अच्छे युद्ध अनुभवों को अवशोषित किया, जबकि बुरे लोगों का पता लगाया और उन्हें फाइल किया। अभी शेल केवल हफ्डी फाइट था। भविष्य में
शेल प्रिमिटिव, ट्रांसम्यूटेशन, लार्वा, बटरफ्लाई और शायद यहां तक कि ट्रू गॉड के डिफाइड रैंक्स के माध्यम से यात्रा करेगा। ली चुन क्यू धीरे धीरे सब कुछ अवशोषित कर सकते थे जो शेल ने अनुभव किया। उस बिंदु पर ली चुन क्यू केवल हफ्डीफाइड होंगे, लेकिन उनके पास एक ट्रू गॉड का अनुभव होगा। ली चुन क्यू धीरे धीरे सब कुछ अध्ययन कर सकते थे जो शेल ने अपने विकास के माध्यम से सीखा था। हालांकि वो खुद केवल हफ्डीफाइड होंगे, उनका दिमाग एक अलग स्तर पर होगा। बिक्सी कड़वा लगा जैसे उन्होंने कहा, ये लूक स्काईवॉकर मुझसे बहुत कुछ छिपाता है। वो बहुत मजबूत और कठोर है। वह दरार डालने के लिए एक मुश्किल नट है। मैंने अभी तक उसके दिमाग से एकल चीज नहीं सीखी है। वे सिल्कवॉर्म्स सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे सबसे अधिक लाभदायक भी हैं। उन पर विजय प्राप्त करने से लंबे समय में बेहतर परिणाम मिलेंगे। ली चुन क्यू ने कहा, तुम सही हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एक्सक्विजिट और लिली को भी वही समस्या है। बिक्सी ने कहा, एक्सक्विजिट और लिली को परेशानी थी, लेकिन वीर ने उन्हें लड़ते समय अंदर आने दिया। ली चुन क्यू की तरह उन्होंने वीर से बहुत युद्ध अनुभव प्राप्त किया। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जबकि वीर एक 9th टियर किंग था, उसके पास एक डरावनी शक्ति और एक और भी डरावना दिमाग था। इसने उन्हें बहुत खुश कर दिया। भले ही वीर इस लड़ाई को हार जाए, केवल इस लड़ाई का अनुभव प्राप्त करना उनके लिए मूल्य से अधिक होगा। हालांकि एक चीज ने उन्हें अचंभित कर दिया। लड़ाई की तीव्रता के बावजूद वे महसूस कर सकते थे कि वीर जानबूझकर अपनी शक्तियों की सच्ची सीमा छिपा रहा था। क्या वीर अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है? संभावना ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। वो पहले से ही एक अविश्वसनीय स्तर पर लड़ रहा था, और फिर भी उसने अपनी शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। ये एक डरावना विचार था। लिली ने हमेशा डॉलर को वीर से अधिक मजबूत सोचा था, लेकिन वो अब खुद को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ आदमी को देखते हुए पाती थी। भले ही वो शेल जैसे एलीट से लड़ रहा था, वीर अभी भी अपनी कुछ शक्ति छिपा सकता था। यह अब केवल क्षमता का एक डरावना प्रदर्शन नहीं था, यह पूरी तरह से भयानक था। हालांकि वीर ने अपने दिमाग को बंद करने और प्रोफेसर मंत्रा और अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के बारे में सोचने से बचने की पूरी कोशिश की, लिली और एक्सक्विजिट अभी भी ये पता लगाने में सक्षम थे कि वह कुछ दबा रहा था। उन्हें पता चलेगा कि वीर अपनी सच्ची शक्ति छिपा रहा था, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता था। सच्चाई में इस स्थिति में अपनी सोच को दबाने की वीर की क्षमता ने संकेत दिया कि उसके दिमाग की शक्ति भयानक रूप से गहरी थी। उस तरह की लड़ाई में अधिकांश लोगों को लगातार सोचने की आवश्यकता होगी कि वे कौन से जीन आर्ट्स और शक्तियों में अच्छे थे। ये आदमी बहुत डरावना है, लिली ने वीर को देखते हुए कहा। वो काफी भयानक है ना? मुझे नहीं लगता कि वह हमें आश्चर्यचकित करने में कभी विफल होगा। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने ये सब देख लिया है, तो वो अतिरिक्त मील जाता है और अधिक करता है। एक्सक्विजिट ने एक घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा। जब वो वीर से लड़ी, तो उसने सोचा कि उसने उसे अपने कई कौशलों को कास्ट करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे वीर ने उससे लड़ते समय केवल अपनी प्रतिभा के एक अंश का उपयोग किया था। वह अब अधिक उपकरण बाहर ला रहा था, लेकिन और भी अधिक अभी भी छिपे हुए थे। हमें इस आदमी में गहराई तक जाना चाहिए और उसके सभी रहस्यों को उजागर करना चाहिए, लिली ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। लिली में एक्सक्विजिट की तुलना में बेहतर क्षमता थी, लेकिन उसने वेरी हाई सेंस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसका वेरी हाई फॉरगेट लव एक्सक्विजिट के जितना विकसित नहीं था, इसलिए वो अधिक भावनात्मक होने के लिए प्रवण थी। एक्सक्विजिट ने केवल ठंडे ढंग से कहा, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास 4 साल है। वो समय के साथ अपने रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब तक उन सभी को छिपाने में कामयाब रहा है।
ओपन स्काई एल्डर थोड़ा उदास लग रहे थे और उन्होंने कहा, सबसे छोटी चाल निर्धारित कर सकती है कि ये कैसे होता है। इस बिंदु पर उनमें से कोई भी जीत सकता है। वीर मजबूत है, लेकिन वह सिर्फ एक 9th टियर किंग है। वह शेल से निचले रैंक पर है। अगर वे एक ही क्लास में होते तो वीर के जीतने की 70% संभावना होती। क्यू एल्डर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये उस तरह से काम नहीं करता है। शेल हाफ डीफाइड है, लेकिन उसकी इच्छा डीफाइड है। वीर सिर्फ एक 9th टियर किंग है, और फिर भी वह एक शक्तिशाली हाफ डीफाइड के खिलाफ अपना समर्थन कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी प्रतिभा और क्षमता शेल से अधिक डरावनी है। क्या इसका मतलब है कि 11 आर्मोर टैलेंट टेस्ट वैध था? ओपन स्काई एल्डर ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, यह कहना मुश्किल है। अगर वह अपनी प्रतिभा के कारण इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि वीर के पास क्या है जो उसे शेल से लड़ने दे रहा है। क्यू एल्डर ने वीर को देखा। उनका चेहरा विरोधाभासी था। एक 10 आर्मोर टैलेंट बहुत दुर्लभ है। एक वास्तविक 11 आर्मोर टैलेंट एक आदमी को अपनी पीढ़ी का सबसे महान बना देगा। क्या तुम सोचते हो कि वीर इस तरह का महान आदमी है? ओपन स्काई एल्डर ने थोड़ा चिंतित लगते हुए पूछा। मुझे उसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन यह देखना सादा है कि उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली है। लिली और एक्सक्विजिट भाग्यशाली थे जब उन्होंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। क्यू एल्डर ने कहा, क्या हो रहा है? शेल के साथ कुछ गलत है। ओपन स्काई एल्डर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे बहुत शौक में थे। फिर उनका चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने वीडियो में शेल को देखा और चिल्लाया, वो लेवल अप करने जा रहा है।